नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन में तमस उपन्यास। और तमस उपन्यास का आज 29वां भाग कह सकते हैं, प्रकरण कह सकते हैं, खंड कह सकते हैं, सर्ग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 19वां भाग आज से प्रारंभ होने वाला है। और 18वां भाग जो है पहले के हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति देखे हैं। इसमें हमने कुछ कसर नहीं छोड़ी है, पूरा लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाया हुआ है। आज जो है हम यहाँ से आगे देखेंगे। यह सब कुछ निःशुल्क है और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। शहर की सड़क पर निकलते ही पता चला जाता था कि माहौल बदल गया। यानी शहर के सड़क पर निकलते ही पता चल जाता था कि माहौल जो है बदल गया है। मोहल्ला कुतुबुद्दीन की मस्जिद के सामने सड़क के पार कितने सिपाही? 4 सिपाही हथियारबंद, यानी हाथ में हथियार लेकर 4 सिपाही कुर्सी डालकर बैठे थे। सड़क पर चलते हुए हर चौक पर 2-3 फौजी बंदूकों किसी मकान के चबूतरे पर बैठे या सड़क के किनारे खड़े नजर आ रहे थे। शहर में फौज तैनात कर दी गई। यानी शहर में क्या फौज तैनात कर दी गई थी? फिसादों के चौथे दिन, यानी जो भी दंगा फसाद था उसके चौथे दिन, यानी 4 दिन बाद 18 घंटे, याद रखिए 18 घंटे इम्पोर्टेंट है, 18 घंटे कर्फ्यू लगा दिया गया था। पर आज 5वें दिन कर्फ्यू की मियाद केवल 12 घंटे कर दी गई। यानी 18 घंटे चौथे दिन जो है फिसाद की, यानी जो भी दंगा हुआ था उसके चौथे दिन ही 18 घंटों की जो कर्फ्यू है वह लागू की गई थी। लेकिन उसके बाद ही 5वें दिन यानी अगले दिन ही 12 घंटे कर दी गई। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कानों कान खबर फैल चुकी थी कि बख्तर बंद गाड़ी में सिटी मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर की मुसल्लह सिपाहियों के साथ शहर का दौरा करते हैं। कहीं कहीं पर दुकानदार दुकान का एक ताक खोलकर दुकानों में बैठने लगे थे। बड़ी सड़कों पर धुड्डम गाड़ी पुलिस के 2-2 सिपाही कमर में पिस्तौल लटकाए पले हुए आलीशान घोड़ों पर जगह जगह गश्त कर रहे थे। दफ्तर, स्कूल, कॉलेज अभी बंद थे। यानी क्या क्या बंद था? दफ्तर, स्कूल और कॉलेज यानी कॉलेज बंद थे। गलियों के अंधियारे में हिस्सों में या नौकों पर अभी भी गीले चुने लोग, यानी गलियों में जो है गिने चुने लोग ही बच्चे भाले उठाए और मुश्के बांधे छिप छुप कर बैठे नजर आते थे। पर कर्फ्यू लग जाने से और फौज तैनात कर देने से फिसाद की स्थिति नहीं रही थी। लोग बाहर निकलने लगे थे, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में भी दाएं बाएं झांकते हुए जाने लगे थे। खबरों का रुख बदल गया था। सुनने में आ गया था कि दोनों रिफ्यूजी कैंप खुले जा रहे थे। यानी दोनों कैंप खुल जाए थे, जिसमें 20 गांवों से आने वाले लोग ठहराए गए। यानी कैंप में कितने गांवों से आने वाले लोग ठहराए गए थे? 20 गांवों से, याद रखिए। कंटोनमेंट और शहर के 2 सरकारी अस्पतालों में न केवल जख्मियों की भर्ती किया जाने लगा था, बल्कि मुर्दे भी उठा कर इकट्ठा किए जाने लगे थे। हर खबर में डिप्टी कमिश्नर का नाम ज़रूर सुनने में आता था। यानी प्रत्येक खबर के बाद जो है डिप्टी कमिश्नर का नाम सुनाई दे रहा था। पाइप मुंहों में लगाए वह हर जगह मौजूद था। उसके बारे में सुनते ही कि कर्फ्यू के वक्त के बाद गश्त करते हुए उसने एक अस्पताल के बाहर एक युवक को देखा। 2 बार उसे ललकारा और फिर गोली से उड़ा दिया था। सारे शहर को कान हो गई थी कि अब दंगा फिसाद नहीं हो सकता। यानी दंगा फसाद जो भी है वह नहीं हो सकता था, बंद हो चुका है। कांग्रेस की ओर से एक स्कूल के अंदर रिफिल दफ्तर खुल गया था। यानी रिफिल दफ्तर किसकी ओर से खुला था? कांग्रेस की ओर से खुला था, याद रखिए। और गाँवों में से आने वाले लोगों की भीड़ लगी रही थी। वहाँ पर भी डिप्टी कमिश्नर 3 मरतबा हो आया था। सार्वजनिक संस्थाओं के साथ मिलकर सरकार मसलों को सुलझाना चाहती थी। सरकार का यह रुझान
देखकर सार्वजनिक संस्थाओं के नेता बड़ी पहलदारी दिखाने लगे थे। उधर सरकारी अफसरों में चुस्ती आ गई थी। यहाँ तक कि सियासी हलकों में भी डिप्टी कमिश्नर के बारे में राय बदलने लगी थी। भले ही डिप्टी कमिश्नर साम्राज्यवादी मशीन का पुर्जा हो, मगर यह डिप्टी कमिश्नर महज पुर्जा नहीं है। यह बड़ी बड़ी सूझबूझ वाला और हमदर्द आदमी है। उसी शाम जब डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के बाहर एक आदमी को गोली का निशाना बनाया, यानी किसने? डिप्टी कमिश्नर ने गोली का निशाना बनाया, यानी गोली चलाई। वह इतना बेचैन हो उठा था कि वह रात भर सो नहीं सका था। प्रोफेसर रघुनाथ का तो कहना था कि यह आदमी वास्तव में प्रशासन के काम के लिए बना ही नहीं है, यानी और जो डिप्टी कमिश्नर था उसको रघुनाथ कह रहे थे कि यह जो है प्रशासन काम के लिए बना ही नहीं, वह तो कोमल अनुभूतियों वाला किताबी आदमी है। कौन कोमल अनुभूतियों वाला किताबी आदमी है? तो प्रोफेसर रघुनाथ, जिसे ब्रिटिश सरकार ने इस काम पर लगाकर उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। हाँ, कुछ सिपाही लोग अभी भी इसे गालियाँ दे रहे थे और कह रहे थे कि सब इसी का किया कराया है। दौरे पर निकले रिचर्ड की जीप गाड़ी हेल्थ ऑफिसर के घर के सामने रुकी। हेल्थ ऑफिसर को टेलीफोन पर खबर दे दी गई थी कि साहब आ रहे हैं, और खबर पाने पर वह अंदर ही अंदर फूला नहीं समा रहा था। कौन? जो हेल्थ कमिश्नर या आरोग्य मंत्री कह सकते हैं, आरोग्य मंत्री, हेल्थ ऑफिसर यानी आरोग्य मंत्री, उसके सामने रिचर्ड गया जो ये था। और हेल्थ ऑफिसर ने जानबूझकर कोट पैंट स्थान पर देसी पोशाक, सिल्क का कुर्ता और नीचे सरसराती पंजाबी सलवार और पेशावरी जूती पहन रखी थी। यानी आरोग्य मंत्री हेल्थ ऑफिसर का पोशाक किस प्रकार था? सिल्क का कुर्ता और नीचे सरसरी पंजाबी धोती, यानी एक देशी पोशाक था, पहन रखी थी। उसकी पत्नी ने चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम कर रखा था। साहब ने अंदर आते ही पाइप के तंबाकू की महक आंगन भर में फैल गई। वह डिप्टी कमिश्नर ने न चाय पी न कॉफ़ी, यानी डिप्टी कमिश्नर ने चाय पी न कॉफ़ी, क्योंकि उनका पाइप ही प्रिय था उनको। और लगभग 5 मिनट तक खड़े खड़े ही बात की। हेल्थ ऑफिसर ने हाथ मिलाते ही बोला, नाइस, नाइस, वेरी नाइस, नाइस। तुम्हें इन दिनों में भी अपनी पोशाक का खूब ध्यान रखता है। देशी पोशाक तुम पर बहुत फपती है। यह कमिश्नर बोलते हैं, रिचर्ड। फिर हेल्थ ऑफिसर की पत्नी से हाथ मिलाते हुए बोला, आपके लिए अभी दिन नहीं चढ़ा है क्या? क्योंकि हेल्थ ऑफिसर की पत्नी अभी भी ड्रेसिंग गाउन में थी। और फिर हेल्थ ऑफिसर को मुखातिब करते बोला, रिफ्यूजी कैंपों में पानी का बंदोबस्त एक बार फिर देख लेना होगा। डिप्टी कमिश्नर ने इस लहजे से कहा मानो अपने आपस से बात कर रहा हो। और पानी निकलने की नालियाँ अभी तक नहीं खोदी गई है। उसने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। ये समझ में नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि कुछ पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। गलत पढ़ने से वजह है कि उसको ऊपर ही ढकेल दिया जाए। पहले से ही ऐसा किया गया है। गड्ढों में फेंको और जला दो। अब एक एक अस्थि उठने लगे तो फिर से तनाव बढ़ेगा, यानी एक एक जो बॉडी है वह उठने लगी तो और तनाव बढ़ेगा। हेल्थ ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। फिर धीरे से बड़बड़ाया, पहले एक दूसरे की मार काट करते हैं, फिर सरकार से इस बात को आशा भी करते हैं कि सरकार उसके मुर्दों को भी ठिकाने लगाए। डिप्टी कमिश्नर ने कनखियों से हेल्थ ऑफिसर की तरफ देखा। क्षण भर के लिए वह ठिठक सा गया, फिर मुस्कुरा दिया। बेल लेटस गेट गोइंग, नो टाइम टू वेस्ट, और सिर हिलाकर जीप में सवार हो गया। 10 मिनट के बाद वह रिलीफ कमेटी के दफ्तर में, जहां शहर के चींदा लोग इकट्ठे हुए थे, सरकार की रिफिल संबंधी योजना का ब्यौरा दे रहा था। बाजार खुल गए थे। कोयले की चार बैंगन रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। 10 बैंगन और सलवार मंगलवार तक पहुंच जाएगी।
अभी कुछ दिन तक शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी होगा। यानी अभी कुछ दिन तक शाम के 6 बजे, यानी जो अंधेरा हो रहा है तब शाम के 6 बजे और सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। पुलिस फ़ौज तैनात रहेगी, साथ में फ़ौज भी तैनात रहेगी और पुलिस की गश्त भी जारी रहेगी। शहर में से लाशें उठवा दी गई है और इनको ठिकाने लगाने का काम सरकार खुद करेगी। पोस्ट ऑफिस आज दोपहर को खुल जाएंगे, लेकिन पिछली डाक को बांटने का काम हाथ में नहीं लिया जा सकता। बड़े पोस्ट ऑफिस में जारी डाक बाहर रख दी गई है। हाँ, रजिस्ट्री चिट्ठियाँ और पैकेट बांटे जाएंगे। क्या क्या बांटे जाएंगे पोस्ट ऑफिस की तरफ से? रजिस्ट्री चिट्ठियाँ और पैकेट जो है वो बांटे जाएंगे। बोलते समय किसी किसी वक्त रिचर्ड का चेहरा लाल हो जाता और उसके होठ थरथरा से जाते, मानो वह भाषण देने का अभ्यस्त न हो। यानी भाषण देने का उसको अभ्यास न हो। लेकिन कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द अनावश्यक नहीं होता था। रिफ्यूजी कैंपों में हम चाहेंगे कि पब्लिक संस्थाएं सरकार की सहयोग दे। राशन की सप्लाई का इंतज़ाम कर दिया गया है, टेंट लगा दिए गए हैं। हमें कुछ डॉक्टरों की ज़रूरत होगी, बहुत से बाल मिनटेरों की भी रिफ्यूजी को देखभाल करने में मदद दे सके। बोलते समय रिचर्ड की पैनी नज़र से सभा में बैठे अनेक व्यक्तियों को पहचान लिया था और उसका रुख भी भाप लिया था। दहलीज के पास मनोहर लाल खड़ा था। काला कोट, काला मोटा मनोहर लाल वैसे ही व्यंग्यपूर्ण अंदाज से बाहें छाती पर लपेटे खड़ा मुस्कुराए जा रहा था। डिप्टी कमिश्नर के एक एक वाक्य पर नाक बहुत चढ़ा रहा था। यह वही आदमी था जो फिसादों के पहले बलवाइयों के वफद के साथ आया था और रिचर्ड के दफ्तर के बाहर ऊंचा ऊंचा बोलता जा रहा था, तो इसको रिचर्ड ने पहचान लिया था। रिचर्ड की नज़र में यह आदमी यहाँ भी बकवास कर सकता था। दूसरा आदमी कम्युनिस्ट देवदत्त था। इन दूसरा आदमी कौन था? कम्युनिस्ट देवदत्त था। पिछले 1 साल में रिचर्ड उसे 2 बार मिला, यानी देवदत्त पिछले साल से रिचर्ड्स को कितनी बार मिला था? 2 बार मिला था, याद रखिए। 3 महीने के लिए जेल भेज चुका था। यह आदमी फिसाद के पहले और फिसाद के दिनों में भी फिसाद को रोकने की कोशिश करता रहा था। कौन? देवदत्त। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कारकुनों को एक साथ मिल बैठने और शहर में अमन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता था। कौन? देवदत्त। इनकी नज़र अभी भी अमन पर थी। इस समय यह इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं करेगा। दफ्तर में कांग्रेसी कार्यकर्ता, बख्शी तथा अनेक अन्य व्यक्ति थे जिन्हें वह जानता था। बहुत से वकील थे जिन्हें वह पहचानता था। इसी मजलिस में एक और आदमी भी था जो कांग्रेस में था, पोस्टलिस्ट पार्टी में भी था और भी आईडी मी आईडी खुफिया पुलिस में भी था। यह आदमी गड़बड़ भी कर सकता है। मीटिंग ने नारे लगता हुआ वॉक आउट भी कर सकता है। सरकार को गालियां भी दे सकता है। पर रिचर्ड ने सीधी लाइन पकड़ी। शहर की स्थिति पर बहस होने की नहीं दी, यानी शहर की स्थिति पर बहस नहीं होने दी। आपने सुझाव दिया और बैठ गया। अभी रिचर्ड के बैठने की देर थी कि लाला लक्ष्मी नारायण उठ खड़ा हुआ। हम डिप्टी कमिश्नर साहब को यकीन दिलाते हैं कि ये कौन कह रहा है? ये लाला लक्ष्मी नारायण कह रहे कि हम कमिश्नर साहब को यह यकीन दिलाते हैं कि शहर की जनता और शहर की सभी संस्थाएं सरकार के साथ पूरा सहयोग करेगी। हमारी खुशकिस्मती है कि इतना योग्य, इतना हमदर्द हकीम इस ज़िले में मौजूद है। यानी वह रिचर्ड को हकीम कहता है। कौन? लाला लक्ष्मी नारायण, याद रखिए। इस पर रिचर्ड उठ खड़ा हुआ और रिफिल कमेटी के कार्यकर्ताओं में विदा ली और बाहर निकल आया। लक्ष्मी नारायण और कुछ वकील भागते हुए कमरे से उसे जीप तक छोड़ने गए। मीटिंग 15 मिनट में ख़त्म हो गई। कितने मिनट में? 15 मिनट में, याद रखिए। पर सभी पीछे दरवाजे की ओर से सहसा आवाज़ आई, यहाँ सभी टोट्टी इकट्ठे हुए हैं। सरकार की चापलूसी करने वाले, हम किसी से डरते नहीं हैं।
साफ बात मुंह पर कहते हैं। इन फिसादों के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार उस वक्त कहाँ थी जब शहर में तनाव बढ़ रहा था? वह कर्फ्यू अब कर्फ्यू लगाया गया है, उस वक्त क्यों नहीं लगाया गया? उस वक्त साहब बहादुर कहाँ थे? हम किसी से डरते नहीं हैं, साफ बात मुंह पर कहते हैं। मनोहर लाल बोले जा रहा था। पर उस वक्त तक जीप जा चुकी थी, यानी साहब जा चुके थे रिचर्ड। बस अब इन बातों को यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। और रिफिल कमेटी के कारकुन उठने लगे थे जब एक सज्जन ने उसके पास से गुजरते हुए कहा, निकाल लो गालियाँ सरकार को, क्या क्या बना लोगे? इस वक्त सरकार को गालियाँ देने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? ओ बख्शी जी, आप भी ऐसी बात करते हैं? आप जाकर चरखा कातिए या गलियाँ साफ कीजिए। सियासत आपके वश का रोग नहीं है, तो इतना चिल्लाता क्यों है? यानी सियासत जो है वह अपने बस का रोग नहीं है, तो इतना चिल्लाता क्यों है? क्या मैं नहीं जानता कि फिसाद अंग्रेज करवाता है? गांधी जी ने एक बार नहीं 10 बार कहा था। यानी फिसाद जो भी दंगा है वह अंग्रेज करवाता है, ऐसा गांधी जी ने एक बार नहीं बहुत बार कहा था। एक बार नहीं 10 बार कहा था। फिर आपने किया क्या? क्या नहीं किया? मुस्लिम लीग वालों के पास गए और शहर में अमन रखने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करो। डिप्टी कमिश्नर के पास गए कि फौज बैठाओ और फिसाद को रोको। और हम ही क्या सकते हैं? और अब जब लोग बर्बाद होकर आए हैं, हमारा क्या फ़र्ज़ है? हम उनकी मदद करें या सरकार को गालियाँ दें? बड़ा आया इनकलाबी। हमने भी बहुत देखे हैं, हमें न बुलवाइए। बख्शी जी, हम सब जानते हैं कांग्रेस के मेंबर रिफ्यूजी कैंप में सरकार से सप्लाई के ठेके ले रहे हैं। कहीं तो नाम भी बता दो। ठेके ले रहे हैं तो मैं क्या करूं? आप लोगों ने उन्हें कांग्रेस में भी चौधरी बना रखा है। तभी एक कारकुन मोहनलाल के पास आया और मोहनलाल की कमर में अपना हाथ देखकर उसे वहां से ले चला। छोड़ो यार, हमने बहुत देखे हैं, यहाँ सब तोते बैठे हैं। गांधी जी वर्धा में बैठे हुक्म दे रहे हैं। यानी गांधी जी कहाँ पर बैठकर हुक्म दे रहे हैं? वर्धा में, जो हमारे महाराष्ट्र में है। देते हैं तो यहाँ उस पर अमन होने लगता है, लेकिन खुद नहीं सोच सकते। डिप्टी कमिश्नर को यहाँ बुलाने का क्या मतलब था? पर उसका दोस्त उसे धकेलता हुआ फाटक तक ले गया। गेट पर पहुंचकर मोहनलाल ने बड़बड़ाना छोड़ दिया। लाओ, अब सिगरेट तो निकालो। 2 कश लगाए और दोनों दोस्त गेट के पास चबूतरे पर बैठ गए। डिप्टी कमिश्नर के चले जाने के बाद बख्शी जी के मन की स्थिति भी कुछ वैसी ही हो रही थी। फिसाद करने वाला भी कांग्रेस, यानी फिसाद करने वाला भी कांग्रेस है, फिसाद रोकने वाला भी कांग्रेस, भूखों को मारने वाला कांग्रेस, रोटी देने वाला भी कांग्रेस, घर से बेघर करने वाला भी अंग्रेज़ घरों में बसाने वाला भी अंग्रेज़। पर जब से नहीं, एक मिनट, ये थोड़ा बराबर दिखाई नहीं दे रहा, चश्मे की गलती है या मेरी, पता नहीं। हाँ, फिसाद करने वाला भी अंग्रेज़, फिसाद रोकने वाला भी अंग्रेज़, भूखों मारने वाला भी अंग्रेज़, रोटी देने वाला भी अंग्रेज़, घर से बेघर करने वाला भी अंग्रेज़, घरों में बसने वाला भी अंग्रेज़। पर जब से फिसाद शुरू हुई थे, बख्शी जी के दिमाग में धूल सी उड़ने लगी थी। बस केवल इतना भरी ही बार बार कहते हैं, अंग्रेज़ फिर बाजी ले गया। पर शुरू से आखिर तक स्थिति उसके काबू में नहीं आई। किसके? अंग्रेज़ के। जिस बीच रिचर्ड शहर का दौरा कर रहा था, उसी बीच लीजा बोरियत से परेशान हो रही थी। अपने बेडरूम में से निकालकर वह बड़े कमरे में आ गई। अलमारियों में ठसाठस भरी किताबें छाती का बोझ बनी हुई थी। लगता समय की गति थम सी गई है और कुछ भी हिल डुल नहीं रहा। हर चीज़ को लकवा मार गया है। अगर कुछ जीवित है तो गौतम बुद्ध और बोधिसत्वों की आंखें, जो अंधेरे कोनों में छल और कपट से भरी असंख्य षड्यंत्रों के जाल बिछाती सी उसकी ओर
और देखी करती थी। शाम के वक्त इस कमरे में आते हुए उसे डर लगने लगा था। किसको? लीजा को। जगह जगह खड़े यूथ उसे अ, विपीले सांपों के विपोले सांपों के सिर जैसे लगने लगे थे। वह खाने वाले कमरे में आई। यहाँ का वायुमंडल कहीं अधिक शांत था। यहाँ फूल के मंदिर रोशनी थी। यहाँ भूत न थे, न ही किताबों का बोझ था। यहाँ वातावरण में स्निग्धता थी। व्यक्ति यहाँ सब कुछ भूल सकता था, बहुत कुछ याद कर सकता था। ऐसी रोशनी प्रेम करने के लिए बनी थी, आस अलसाने के लिए, आलिंगनों और चुंबनों के लिए। लीजा को अपना गला रुद्धता रुद्धता सा महसूस हुआ और आंखों में आंसू चुभने लगे, क्योंकि रिचर्ड तो नहीं था पास में। अंदर ही अंदर फिर से कुछ घुमड़ने लगा था और धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। इस कमरे की स्निग्धता भी असहाय सन्नाटे में बदल गई। सहसा उसके अंदर अकुलहाट सी उठी। अपनी मिस्की को दबाती हुई वह उठी और किचन की ओर जाने लगी। बरामदे के पास जोर से चिल्लाई, बैरा। बरामदे की ओर गई और बैरा करके चिल्लाई। दूर कहीं से दीवारों की अनगिनत परतों को लांघती हुई ऊँची सी आवाज़ आई, मेम साहब। बैरा करके पुकारी और मेम साहब कह के आवाज़ आई। और कंधे पर झाड़न लटकाए खानसामा डुलकी चाल चलता हुआ मेम साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। 4 बज रहे हैं। वह जानता था क्या आदेश होगा। कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 4:30 बजे तक मेम साहब का धैर्य चुक जाता था और वह जिस कमरे में भी होती चिल्लाकर बुलाती, बियर लगाओ, ठंडा बियर मांगता है। मेम साहब कैसा बियर पीती है? ठंडा। बियर गर्म भी होती है, मुझे पता नहीं, लेकिन वो ठंडा बियर मांगता है, इसका मतलब है कि बियर गर्म भी होती है। और लीजा हल्की सी करवाहट के साथ फिर खाने वाले कमरे में लौट गई। लीजा हाउस कोट पहनने ही उसके सामने चली आई थी और हाउस कोट की भी पेटी खुली थी। ये सुनसान बियाबान में रहते हुए बियर के अलावा कुछ रह नहीं गया था जिससे इंसान अपनी स्थिति को, अपने आप को भूल सके। रिचर्ड शाम को 8 बजे के करीब लौटा। रिचर्ड कितने बजे करीब घर लौटा? 8 बजे। लीजा नशे में धुत सोफे पर ही पड़ी पड़ी सी सो गई थी। टीपाई पर बियर की बोतल में अभी भी कुछ घूंट बच रहे थे। सोफे के एक सिरे पर लीजा का सिर लटका सा रहा था और उसके बाल उसके आधे चेहरे पर छितरा गए थे। हाउस कोट ऊपर खिसक आया था जिससे घुटने नंगे दिख रहे थे। डैम दिस लाइफ। रिचर्ड सोफे के सामने खड़ा खड़ा बुदबुदाया। अपने घर में पहुंचने पर रिचर्ड दूसरी दुनिया में पहुंच जाता था। दूसरी दुनिया में रिचर्ड कब पहुंच जाता था? अपने घर में आता था। घर के अंदर इंग्लैंड की ज़िंदगी थी, घर के अंदर इंग्लैंड की ज़िंदगी थी और बाहर हिंदुस्तान की उसकी निजी ज़िंदगी और उसकी समस्याएं, जिनका बाहर की दुनिया से दूर पार का भी संबंध नहीं था। निजी जीवन और बाहर का जीवन। ज़िंदगी तो धंधा था, असल ज़िंदगी तो घर के अंदर ही थी, जो उसकी निजी ज़िंदगी थी। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। असल ज़िंदगी तो घर के अंदर ही थी, जो उसकी निजी ज़िंदगी थी। यह वाक्य किसके प्रति है? तो रिचर्ड के प्रति है, याद रखिए। अलावा उस अध्ययन के जिसमें वह घर और बाहर दोनों को भूल जाता था। वह सोफे के एक सिरे पर बैठ गया और आगे बढ़कर लीजा को गाल पर चूम लिया। अपना फर्ज निभाते हुए औपचारिकता में रात को कभी कभी जिस उत्तेजना और आग्रह के साथ इस देह को बाहों में भरा करता था, इस वक्त यही देह उसे स्थूल और मांसल और अनाकर्षक लग रही थी। लीजा का वजन फिर से बढ़ने लगा था और उसकी आंखों के नीचे घूमड़ बनने लगे थे। घूमड़ क्यों बने थे? तनाव के कारण बने थे, याद रखिए, हमने देखा पहले।
बोरियत के कारण लीजा मोटी होती, यानी किसके कारण, बोरियत के कारण, बोर होने के कारण लीजा जो है मोटी हो जा रही थी। हर बार घर लौटने पर वह लीजा को इस स्थिति में देखता तो उसका मन खिन्न हो उठता। लीजा उसने आगे झुककर लीजा के कान में कहा और हाथ बढ़ाकर उसके माथे से बाल हटा दिए। लीजा लीजा गदनूगी में थी और रिचर्ड ने उसे कंधे से हिलाया। फिर यह देखकर कि लीजा इस स्थिति में नहीं है, फिर मेज पर बैठकर भोजन करे, उसे उसके बिस्तर पे लिटा देना ही मुनासिब होगा। उसने दाया हाथ लीजा की गर्दन के नीचे दिया और बायां हाथ घुटनों के नीचे, और लीजा को उठाकर कमरे में ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी रिचर्ड को लगा जैसे नीचे से लीजा का हाउस कोट गीला हो रहा है, और फिर उसकी नज़र सोफे पर पड़ी जिस ओर लीजा की टांगे रही थी। वहाँ पर सोफे की सीट पर गोलाकार में सोफे का एक हिस्सा गीला हो रहा था। लीजा ने सोफे पर भी पेशाब कर दिया था। रिचर्ड का मन वितृष्णा से भर उठा। पेशाब की तीखी गंध उसके नाक में गई। रिचर्ड ने खड़े खड़े ही सिर हिला दिया। कहानी फिर से दोहराई जाने लगी है। अभी लीजा साल भर घर से लंदन से बिता कर आई है, यानी लीजा कितने दिन लंदन में बिता कर आई थी, तो 1 साल। और उससे पहले वह उब कर भारत में भाग गई थी। यह फिर भाग जाएगी, या तो फिर से चली जाएगी, या फिर मुझे अपनी तब्दीली किसी दूसरी जगह करनी पड़ेगी। कौन सोच रहा है? रिचर्ड। सोफी की ओर देखकर उसे सहसा एक अनोखी सी बात याद आ गई और वह मुस्कुरा दिया। यह सोफा उसने यहाँ तब्दील होने पर कमिश्नर कमिश्नर लॉरेंस लिया था, जो स्वयं तब्दील होकर लखनऊ जा रहा था। कौन? जो कमिश्नर लॉरेंस है वह। और जब बाद में उसने सोफे पर से कपड़ा उतारा था तो उसके नीचे भी इस वैसा ही भद्दा चटाक नज़र आया था जैसा अब नज़र आ रहा था। कमिश्नर की पत्नी भी बोरियत का शिकार थी, यानी जो लॉरेंस की पत्नी भी बोरियत का शिकार थी, और वह भी नशे में या तो रोते रोते या हंसते हंसते सोफे के गोल पर गीला कर देती थी। और कमिश्नर भी जगह जगह अपनी तब्दीलियाँ करवाता फिरता था, और अंत में उसकी पत्नी उसे छोड़ गई थी और फौज के एक युवा कप्तान के साथ ब्याह कर लिया था। किसके? लॉरेंस के पत्नी ने, कमिश्नर लॉरेंस की पत्नी ने एक फौज के युवा कप्तान के साथ शादी कर ली थी। रिचर्ड ने अपनी पत्नी की ओर देखा, फिर सोफी की ओर। इस घर का भी ऐसा ही कुछ होगा, उसने मन ही मन कहा, और लीजा को उठाए हुए उसे बेडरूम की ओर ले गया। बेडरूम तक पहुंचते पहुंचते लीजा जाग गई थी और कुछ नशा भी उतरने लगा था। क्या है रिचर्ड? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारा गाउन नीचे से गीला हो रहा है। लीजा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जा रहा हूँ। पर लीजा ने इस उत्तर को स्पष्टता ग्रहण नहीं किया। लीजा को उसने बिस्तर से पास रखी आराम कुर्सी पर बिठा दिया। खाना खाओगी लीजा? खाना? कैसा खाना? यानी वो कहता है अपनी पत्नी को कि खाना खाओगी, फिर लीजा कहती कैसा खाना? रिचर्ड का मन हुआ उसे दोनों कंधों से पकड़कर झिंझोड़ दे, वह फौरन जाग जाएगी। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया और दोनों हाथ कमर पर रखे उसे घूरता रहा, सामने खड़े होकर। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा में पूछे जाने योग्य, तो इन दोनों का संवाद हम छोड़ ही देंगे। लीजा ने उन्नीदी आंखों से रिचर्ड के चेहरे की ओर देखा। मुझे कहाँ घुमाने ले चलोगे? यानी रिचर्ड को पत्नी कहती कि मुझे कहाँ घुमाने ले चलोगे? मुझे जलते गाँवों की सैर कराओगे? यानी मुझे जलते गाँव की सैर कराओगे? मैं कुछ देखना नहीं चाहती, कहीं भी जाना नहीं चाहती। नहीं नहीं, घर में बैठे रहने में क्या तुक है? यानी वो कहता है कि घर में बैठने से क्या तुक है, अब स्थिति बदल गई है, अब तुम घूम फिर सकती हो। यानी पूरा फिसाद जो है शांत हो गया है। रिचर्ड ने उत्साह का स्वांग बराबर बनाए रखा। अब हम एक साथ घूम फिर सकते हैं। यहाँ का देहाती इलाका सचमुच बड़ा सुंदर है। उस दिन इस सैयदपुर में भी
फलों के बाग के पास से गुजरते हुए मैंने लार्क पक्षी की आवाज़ सुनी थी। कौन से पक्षी की आवाज़ सुनी थी? लार्क पक्षी की आवाज़ सुनी थी, याद रखिए। इस मौसम में वहाँ लार्क पक्षी मिलता है। मुझे नहीं मालूम था कि इस गर्म देश में भी यही पक्षी रहता होगा। मैं हैरान रह गया। और भी तरह तरह के पक्षी मिलते हैं जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या यह वही जगह है जहाँ औरतें खूब मरी है? यानी लीजा कह रही कि क्या यह वही जगह है जहाँ औरतें खूब मरी थी? हाँ, वही कुएं के साथ ही नदी बहती है, यानी वो दंगा हुआ था वहाँ पर। नदी के पार ही फलों का बाग है। एक हल्की सी मुस्कान लीजा के होठों पर आई और वह रिचर्ड के चेहरे की ओर देखती रही। तुम कैसे जीव हो? रिचर्ड ने स्थानों पर भी तुम नए नए पक्षी देख सकते हो, लार्क पक्षी की आवाज़ सुन सकते हो। लार्क पक्षी का नाम आया है, याद रखिए। पूछा जा सकता है कि निम्न में से लार्क पक्षी का उल्लेख किस उपन्यास में आया है? तो तमस में आया है, याद रखिए। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लीजा सिविल सर्जन हमें तटस्थ बना देती है। यदि हम हर घटना के प्रति भावुक होने लगे तो प्रशासन एक दिन भी नहीं चलेगा। यदि 103 गांव जल जाए तो भी नहीं। यानी कितने गांव? 103 गांव। तो भी नहीं। रिचर्ड ने तनिक रुक कर कहा, यह मेरा देश नहीं है ही ये मेरे देश के लोग हैं। यानी वो रिचर्ड कहता है कि ये मेरा देश नहीं है और ना ही ये मेरे देश के लोग हैं। कितने? यानी ये जहाँ पर रिचर्ड का इलाका था वो उसमें कितने गांव थे? 103 गांव थे, याद रखिए। लीजा रिचर्ड के चेहरे की ओर देखती रह गई। मगर तुम तो इन लोगों के बारे में किताब लिखने जा रहे थे रिचर्ड, इनकी नस्ल के बारे में, वही न? लीजा कहती है यहाँ। किताब लिखना और किताब लिखना और बात है लीजा। यानी रिचर्ड कहता है किताब लिखना और बात है, और उसका प्रशासन से क्या मतलब? लीजा को फिर से गुमसुम देकर रिचर्ड बोला, आज मैं हेल्थ ऑफिसर की पत्नी से कहा है कि रिफ्यूजी के लिए सामान इकट्ठा करे। यहाँ पर गाँवों से आने वाले रिफ्यूजी के लिए 2 कैंप खोल जा रहे हैं और मैंने उसे यकीन दिलाया है कि तुम इस काम में हाथ बटाओगी। फिर आपने सुझाव को अधिक स्पष्ट करते हुए बोला, रिफ्यूजी के लिए कपड़ा, रिफ्यूजी के बच्चों के लिए खान पान की चीज़ें और खिलौने तुम इकट्ठा कर सकती हो। इसमें तुम्हें फिरने का मौका मिलेगा। ये रिचर्ड अपनी पत्नी लीजा को कह रहा है। लीजा फिर भी चुप बनी रही। रिचर्ड ने फिर झुककर लीजा का गाल चूम लिया और दाएं हाथ से उसके बाल सहलाते हुए बोला, मैं नहीं रुक सकता लगता लीजा, मुझे बहुत काम है। इस वक्त मुझे अपने दफ्तर में होना चाहिए। और वहाँ उठ खड़ा हुआ। फिर मिलूँगा लीजा, मेरा इंतज़ार नहीं करना और देहात में चलते के लिए सुबह तैयार रहना। हम 8 बजे निकल जाएंगे। और वह कमरे के बाहर निकल गया। लीजा देर तक बैठी हुई खुली दरवाजे की ओर देखती रही। उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। कमरा फिर साय साय करने लगा। यहाँ पर 20 प्रकरण प्रारंभ होता है। 20वां खंड कह सकते हैं, 20वां भाग कह सकते हैं। हमें आंकड़े चाहिए, केवल आंकड़े। आप समझते क्यों नहीं? आप लंबी हकने लगे हैं, सारी राम कहानी सुनाने लगते हैं। मुझे राम कहानी नहीं चाहिए, मुझे केवल आंकड़े चाहिए। कितने मरे, कितने घायल हुए, कितना माली नुकसान हुआ, यह कह रहे हैं। रिफिल कमेटी का कार्यकर्ता रजिस्टर खोले झलका रहा था। यानी वो कार्यकर्ता पर रिफ्यूजी थे कि समझते ही नहीं थे। दिन भर बैठे रहो, रजिस्टर काला करते रहो। शाम के वक्त लिस्ट तैयार करने लगे तो 2 गांवों के आंकड़े भी पूरे नहीं हो पाते थे। इन्हें कौन समझाए? इनसे रूखा भी नहीं बोला जा सकता। दफ्तर में से बाहर भी नहीं निकाला जा सकता था। सभी बड़े चले आते हैं, एक भी जगह 3-3 एक साथ बोल रहे हैं। कभी कार्यकर्ताओं को लगता कि रिफ्यूजी दफ्तर में बैठे सैकड़ों रिफ्यूजी एक साथ बोल रहे हैं और उसी के कान में अपनी अपनी कहानी चिल्ला चिल्ला कर सुनाए जा रहे हैं। पर इनसे क्या क्या बर्दाव होकर रहेगा?
बेघर बेघरों समान, यानी बेघर जो है बेघरों समान है। सभी उसकी अम, सभी उसकी मेज मेज पर झुके जाते हैं। और रिफ्यूजी की किस्सा न छेड़े तो दो 2 मिनट में पूरे गांव के आंकड़े लिए जा सकते हैं। मुझे यह सब नहीं सुनाओ, मुझे आंकड़े दो, मुझे आंकड़े दो। आंकड़े पर मेज के सामने बैठा अ, करतरा सिंह सिंह हाथ बांधे कहे जा रहा था, यानी कौन कह रहा था? करतरा सिंह कहे जा रहा था। ओ मैं उसनु ओ मैं उसनु फिर कि हाँ इमरात खान, हम खेल खेल बड़े हुए हैं, तू मुझे भूल गया है। पर सुबह का वक्त है बाबूजी, वाहे गुरु झूठ न बुलावे। ये इमदाद खान ने पहले पहले मुझ पर वार नहीं किया। बाबू परेशान हो उठता, वह आंकड़े मांगता था। लीग उसे अपने जख्म दिखा रहे थे। गंडा सा सीधा मेरे माथे पर लगा, इस आंख पर लगा। क्यों बाबूजी, मेरी आंख बच जाएगी? दादा कहने लगा। बंदा बनता सिंह, आंख पर से पट्टी नहीं खोलना। मैंने पट्टी नहीं खोली। ये आंकड़े नहीं थे, यह बावेला था। और अब एक और अपनी मेज मेज के सामने आ बैठा। आंकड़ों वाला बाबू मेज पर से आंख उठाए बिना सवाल पूछे जा रहा था और जवाब लिखे जा रहा था। नाम हरनाम सिंह, यानी वो आंख बंद करके लेटा है और वो पूछ रहा है कर्मचारी नाम क्या है, तो वो कहता है हरनाम सिंह, यानी हरनाम सिंह। वल्तियत, यानी वल्तियत क्या है? तो सरदार गुरु दयाल सिंह, यानी तुम्हारे पिता का नाम। मौजा ढोक इलाहा बख्श, यानी कहाँ से आया हो? तो ढोक इलाहा बख्श के। तहसील कौन सा है? तो नूरपुर, यानी ढोक इलाहा बख्श गांव किस तहसील में आता था? तो नूरपुर में आता था, याद रखिए। कितने घर हिंदुस्तान अ, कितने घर हिंदू व मुसलमानों के थे वहाँ पर? तो केवल एक घर मेरा भी था, हरनाम सिंह बता रहा है। बाबू ने सिर ऊपर उठाया। बड़ी उम्र का एक सरदार सवालों के जवाब लिए जा रहा था। तुम बचकर कैसे आ गए? यानी वो कह रहा है कि तुम बचकर कैसे निकले? करीम खां के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। शाम को जब बाबू ने उंगली का इशारा करके उसे बोलने से बंद कर दिया जानी नुकसान, यानी जानी नुकसान क्या हुआ? नहीं जी, मैं और मेरी घरवाली बचकर आए हैं। बेटा इकबाल सिंह नूरपुर में था, यानी बेटा इकबाल सिंह कहाँ पर था? हरदयाल का तो वह नूरपुर में था, याद रखिए जी। उसका कुछ मालूम नहीं। बेटी सब्बीर और दंसपुर में थी, यानी बेटी जसबीर जो हरनाम सिंह की, वो किस में थी? तो वह सैदपुर में थी, याद रखिए। और वह कुएं में डूब मरी, यानी वह कुएं पर डूब मरी जो सीकोप का महिलाओं ने किया। बाबू ने फिर उंगली का इशारा करके उसे चुप करा दिया। सीधा कहो, जानी नुकसान, यानी नुकसान क्या हुआ? एक बेटी डूब मरी, यानी एक बेटी डूब मरी, मगर वह तुम्हारे गांव में तो नहीं मरी। जी नहीं, ये आंकड़े अन्य गांवों के हैं, आप अपने गांव की सुनाइए। माली नुकसान, यानी माल का नुकसान क्या हुआ? तो दुकान जल गई है, सारा सामान लूट लिया गया है। एक ट्रक था, वह भी चोरों को चोरी हो गया था। उसमें दो सोने के कड़े, पर वह ट्रक मैंने खुद ही एहसान अली को दे दिया था जी। राजू उसकी घरवाली बड़ी नेक बख्त औरत है, यानी वो राजू जो है, एहसान अली की पत्नी का नाम राजू था। और ये पूछा था कि हरनाम सिंह और बंतों को घर में किसने छुपाया था? तो वो एहसान अली की पत्नी राजू ने छुपाया था, याद रखिए। बाबू की उंगली फिर से खड़ी हो गई थी और हरनाम सिंह चुप हो गया। दुकान कितनी लागत की होगी, यानी दुकान में कुल कितने पैसे खर्च हुए थे? क्यों बंतो, दुकान कितनी लागत की रही होगी? कुल लागत बताइए, सामान समेत जल्दी जल्दी कीजिए, मुझे और भी बहुत कुछ काम है। यही 7-8 हज़ार, यानी कुल दुकान कितनी लागत की थी हरनाम सिंह की? तो 7-8 हज़ार की। और पीछे ज़मीन थी कुछ 10 हज़ार लिख लूँ, यानी 10 हज़ार लिख लूँ। जी लिख लीजिए। कोई माल बरामद करना है? जी एक बंदूक है, 2 नाली बंदूक है, वह आधीरों में जलालुद्दीन सूबेदार के घर में रखी है। बंदूक कहाँ पर रखी थी हरनाम सिंह ने? तो जलालुद्दीन सूबेदार के घर रखी थी, याद रखिए। तुम तो आधीरों के नहीं हो, तुम तो
ढोक इलाहा बख्श के हो? जी, हम ढोक इलाहा बख्श से भाग भाग गए थे। पहली रात तो हम नदी के किनारे किनारे भागते रहे। दिन का वक्त एहसान अली के घर में रहे और रात को फिर चलते रहे। दूसरे दिन अधरों में जलालुद्दीन के हमें पनाह दी। वह बहुत भला आदमी है, यानी जलालुद्दीन और राजू दोनों ने इनको पनाह दी थी। उसने हमें अलग से बर्तन दिए कि अपनी रसोई आप कर लो। बस बस छोड़िए, ये सूबेदार का नाम और पता बोलिए। हरनाम सिंह अपनी दास्तान सुनाना चाहता था, अपने बेटे के बारे में पूछताछ करना चाहता था, मगर बाबू ने एक नहीं सुनी। सारा वक्त होठों पर उंगली रखे रहा और फिर उसे चलता कर दिया। अब आप तशरीफ से जाइए। आंकड़ों वाले बाबू ने अपनी ज़रूरत की चीज़ लिख ली थी। अनाज दाने निकाल लिए थे, बाकी सब भूसी थी। भूसी ही भूसी। पर कभी कभी बाबू सुनने लगता तो सुनता चला जाता। कोई कोई आप बीती उसे बांध देती, उसका दिल और दिमाग जकड़ लेती, यानी कोई घटनाएं। क्यों बाबूजी, क्या मालूम मेरी मेरी सुखवंत ने कुएं में छलांग नहीं लगाई हो? क्या मालूम जी, बेटे को लेकर गांव से कहीं छिपी बैठी हो? मैं गली में भागता हुआ अपने घर गया था जी, खाट लेने के लिए। क्यों? आला सिंह हो गया था, यानी आला सिंह जख्मी हो गया था। तभी मैंने बहुत सी औरतों को गुरुद्वारे में से निकलते देखा। सुखवंत भी उसके साथ थी। मुझे क्या मालूम जी कहाँ जा रही है। उसके हाथ ऊपर को उठे हुए थे और गले में पल्ला डाल रखा था। जब मैं खाट लेकर आया तो सुखवंत गली में खड़ी थी। पहले वह भी औरतों के पीछे जा रही थी, फिर वह पीछे खड़ी हो गई थी। हमारा बेटा गुरमीत गुरुद्वारे के चबूतरे पर खड़ा था। उस वक्त पीछे स्कूल जलने लगा था। आग की लपेटें कभी ऊपर उठती तो रोशनी तेज हो जाती, फिर कभी बैठ जाती थी। गली में धूप छा होने लगती। इस धूप छाह में बैठे देखा सुखवंत घबराई हुई थी। और वह कभी घबराती नहीं थी, यानी सुखवंत कभी घबराती नहीं थी, पर आज घबराई हुई थी। वह लौट आई, बेटे के पास लौटी आई, फिर गली में खड़ी हो गई। जब आग भड़की तो मैंने देखा वह गली के बीचों बीच कांपती सी खड़ी थी। सुखो क्या कर रही है, यानी सुखो क्या कर रही है, मैंने कहा। पर उस वक्त सोचने लगने का वक्त नहीं था। अब उस व में कहा और वह ऊपर वक्त सोचने कहने का वक्त नहीं कहा था। अगर उस वक्त सुखवंत की नज़र मुझ पर पड़ जाती तो वह गुरमीत को तो नहीं ले जाती। फिर एक बार वह बेटे के पास गई और सिर चलते चलते रुक गई। मुझे क्या मालूम था कि वह क्या करने जा रही है, क्या सोच रही है। तभी गांव के बाहर शोर होने लगा। या अली की आवाज़ें आने लगी थी। तभी मैंने घूमकर देखा तो सुखवंत लपक कर गुरमीत के पास आई और गुरमीत को बाहों में उठाकर भागती हुई औरतों के पीछे पीछे जाने लगी। यानी गुरमीत जो है वह सुखवंत का बेटा है। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा तो सुखवंत भागी जा रही थी और उसका हरे रंग का पल्ला उड़ रहा था। उसके बाद गली का मोड़ आ गया जी, और वह आंखों से ओझल हो गई। मैं यही पूछता हूँ जी, क्या मालूम सुखवंत ने कुएं में छलांग नहीं लगाई हो? क्या मालूम, यानी सुखवंत कुएं में गिरी या नहीं मालूम नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं। गुरमीत को साथ में ले गई हो क्या मालूम? गुरमीत नहीं डूबा हो, वही कहीं कुएं के पास घूम रहा हो। क्यों जी? क्यों बाबूजी, इसका पता नहीं लगाया जाए, ये पूछा नहीं जा सकता। जो इम्पोर्टेंट है वही हम देखेंगे, वैसे सभी इम्पोर्टेंट है। बाबू धीमी कुर्सी पर से उठा और दफ्तर से बाहर निकल आया। ये कहानी सुना रहे हैं उनको सभी लोग। कुछ देर बाद बाबू सोए सीढ़ियाँ उतार कर नीचे आंगन में आ गया। मेज पर ज़्यादा देर बैठे
रहना उसके लिए असंभव हो जाता। शाम तक दफ्तर में रहना ज़रूरी होता था, क्योंकि दिन भर की तफसील का शाम वक्त जोड़ लगाना चाहता था। फिर उन तथ्यों की नकल अखबार के नुमाइश निंदे को भेजी जाती, यानी नुमाइश निंदे यानी जो संपादक है उसको भेजी जाती। एक कांग्रेस के दफ्तर में तीसरी फाइल में पर मौत के आंकड़ों में 19-20 ही फर्क होता। कहीं दो मुसलमान ज़्यादा तो कहीं दो हिंदू कम। माली नुकसान हिंदुओं सिखों का हुआ था। कल शाम देवदत्त आया था, कहने लगा, आज क्या मोड़ निकला, आज क्या जोड़ निकला। आज तहसील नूरपुर के कुछ आंकड़े मिले, यानी आज तहसील नूरपुर के जो कुछ आंकड़े मिले हैं, मरने वालों की संख्या में बहुत अंतर नहीं। जितने हिंदू सिख लगभग उतने ही मुसलमान। देवदत्त रजिस्टर हाथ में लेकर उसके पन्ने पलटता रहा, फिर उसे लौटाते हुए बोला, पन्नों पर एक 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 खाना और जोड़ दो। गरीब कितने मरे और खाते पीते लोग कितने मरे, यानी गरीब लोग कितने मरे और पैसे वाले लोग कितने मरे। इसमें क्या तुक है? तुम हर बात में अमीर गरीब को घसीट लाते हो। यानी वो जो लिखने वाला कर्मचारी वो बोल रहा है देवदत्त को, क्या बात है, तुम हर बात में गरीब अमीर की बात करते हो। यह भी एक पहलू है आंकड़े इकट्ठे करने का। दोनों ओर के गरीब कितने मरे, यानी हिंदू मुस्लिम की तरफ के गरीब कितने मरे, अमीर कितने मरे, इससे भी तुम्हें कई बातों का पता चलेगा। आंगन पार करते समय आंकड़ा बाबू की आंखें अनेक व्यक्तियों को पहचानने लगी। सीढ़ियाँ उतरते ही दाई हाथ वह लड़की रोज की तरह डोल रही थी, जिसके मंगेतर का पता नहीं चल रहा था, वह जीवित है या मर गया है। वह तीनों अस्पतालों के चक्कर काट आई थी, पर कुछ पता नहीं चला था। थोड़ा आगे वही ईरनाम सिंह दोनाली बंदूक वाला अपनी पत्नी के साथ बैठा था। आंकड़ा बाबू ने मुंह फेर लिया। वह जानता था कि आंखें मिलने पर वह फिर अपनी बंदूक के लिए उसकी पगज पच्ची करने लगेगा। चबूतरे पर एक और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता बैठे आपस में बहस कर रहे थे। कश्मीरी लाल कह रहा था, तुम सीधा मेरे सवाल का जवाब दो। अगर मुझ पर कोई हमला करे तो उस वक्त मैं क्या करूं? उसके आगे हाथ जोड़ दूं कि मुझे मार ले। मैं हिंसा में विश्वास रखता हूं। चीड़ी जितनी तो तेरी जान है, यानी चिड़िया जितनी तेरी जान है। तू पर हमला करके किसी ने लेना क्या है? तुझ पर हमला करके कौन क्या करेगा? ये शंकर ने निठोली की। क्यों हमला क्या पहलवानों पर किया जाता है, यानी हमला पहलवानों पर किया जाता है। हमला हमेशा कमज़ोर लोगों पर किया जाता है। जीत सिंह ने जोड़ा, यानी जीत सिंह कहता है कि हमला हमेशा जो कमज़ोर होता है उसी पर किया जाता है। यह मजाक नहीं है। कश्मीरी लाल ने फिर कहा, मैं जानना चाहता हूँ किससे वक्त में अहिंसा क्या कहती है, मैं क्या करूँ? उसने बख्शी जी को संबोधन करके कहा, पर बख्शी जी उसके सवाल की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बख्शी जी, बात तो टालिए नहीं। क्या है? पूछ क्या पूछता है? बापू ने कहा है कि हिंसा मत करो, यानी बापू यानी गांधी जी ने कहा है कि हिंसा मत करो। आप फिसाद के वक्त मुझ पर कोई हमला कर दे तो मैं क्या करूं? यानी बापूजी ने यानी गांधी जी ने कहा कि हिंसा मत करो, फिर भी मुझ पर कोई हमला करता है कि मैं क्या करूं? क्या उस वक्त मैं उसके सामने हाथ जोड़ दूं और मार ले भाई माही गर्दन झुका दूं, काट ले भाई गर्दन, क्या करूं? शंकर बीच में बोल पड़ा, गांधी जी ने कहा है कि खुद तशद नहीं करो। गांधी जी ने यह भी नहीं कहा है कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब नहीं दो। फिर मैं क्या करूं? अगर कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसे कहना, ठहर, मैं कांग्रेस के दफ्तर से पूछ रहा हूँ। यानी तुम पर कोई हमला करे तो तुम कहना कि तुम कांग्रेस के दफ्तर से पूछ आऊँगा कि मुझे अपना बचाव करना है या नहीं। यह जीत सिंह बोलता है।
बापू ने हिंसा करने की मनाही की है। उस वक्त तुम उसे समझाओ कि वह जो कुछ कह रहा है बहुत बुरा कह रहा है। मैं कहता हूँ डट कर मुकाबला करो। मास्टर रामदास बोला है, रामदास बोलता है कि डट कर मुकाबला करो। डट कर मुकाबला किस चीज़ से करूँ? मेरे घर में तो चरखा चरखा ही चरखा है, और तू खुद खुद सबसे बड़ा चरखा है जो फिसादों के बाद उसे मसले में दे बैठा। तुम मजाक में टाल रहे हो। मगर बात बड़ी संजीदा है। जीत सिंह ने कहा। सुनो सुनो बरखुरदार बख्शी जी के देर सुनते ही और रहने के बाद धीमी आवाज़ में बोले। उनकी आवाज़ भर्राई हुई थी। जनरल को इस किस्म की कोई सुविधा नहीं थी। उसे अपने बचाव के कारण कभी परेशानी नहीं हुई। जनरल सनकी था, अनपढ़ था, लेकिन उसे इस बात से कभी परेशानी नहीं किया कि मगर किसी ने उस पर हमला किया तो वह क्या करेगा। सभी चुप रहे। सभी चुप हो गए। जनरल के चले जाने से सबके दिल को ठेस पहुंच गई थी, यानी जनरल मृत्यु हो गई थी, जनरल मर गया था। मगर ये सब मजवाती बातें ही। कश्मीरी लाल थोड़ी देर के बाद बोला। सुनो बख्शी जी फिर बोले। तू खुद तशरीफ न कर। नंबर एक, तू तशरीफ द करने वाले को समझा भी, अगर समझाने का मौका है तो। नंबर दो, और अगर वह नहीं मानता तो डटकर मुकाबला कर दो। यह मैं नंबर तीन बात हुई न। इसे कहते हैं जवाब। तसल्ली हो गई। कश्मीरी लाल अब चुप हो जा। पर कश्मीरी लाल बोले जा रहा था। किसके साथ मुकाबला करूं? चरखे के साथ। यानी किसके साथ मुकाबला करूं? चरखे के साथ। चरखे के साथ क्यों? तलवार के साथ। जीत सिंह बोला। चरखे के साथ क्यों मुकाबला करते हो? करना है तो तलवार के साथ करो। तलवार रखने की इजाज़त है ना मुझे? क्यों बख्शी जी? और पिस्तौल रखने की भी, यानी तलवार रखने की भी और पिस्तौल रखने की भी है इजाज़त है। पिस्तौल में हिंसा बहुत है, शंकर ने जोड़ा। तलवार में कम है, यानी तलवार में कम हिंसा है और पिस्तौल में ज़्यादा है, याद रखिए। हाँ, तलवार में तो अपनी ताकत लगती है ना, यानी तलवार में ताकत लगती है, पिस्तौल में तो बल घोड़ा बतलाते जाओ और मारते जाओ। फिर मैं तलवार रख लूँ ना? क्यों बख्शी जी? बख्शी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बोलते तो शायद फिर जनरल की भी मिसाल देते। आंकड़ा बाबू आगे बढ़ गया। फिसादों के बाद सचमुच यहाँ बहस बड़ी बेतुकी लग रही थी। दंगों का ज्वारा भाटा बहुत कुछ बैठा था, और नीचे खपचिया चितड़े हड्डियों के ढांचे टुकड़े टुकड़े उभर कर सामने आने लगे थे। बरामदी की ओर निकलने वाले दरवाजे के पास 10-12 आदमियों की एक मंडली में हंसी ठट्टा चल रहा था। बाबू रुक गया। मंडली के बीचों बीच बड़ी उम्र का नाटे कद का एक सिख लेटा हुआ था। खिचड़ी धुनी दाढ़ी में उसकी हंसती नजर आ रही थी। किसी बात पर वह हंस रहा था और बच्चों की तरह अपनी टांगें झटकाए और एड़ियाँ जमीन पर पटकते हुए हंस रहा था। आपस खड़े लोग भी जो उसी के मित्र व संबंधी जान पड़ते थे, हंस रहे थे। अपने गांव चलोगे नत्था सिंह? यानी वो कौन था? नत्था सिंह था। उसको लोग कह रहे कि अपने गांव चलोगे नत्था सिंह। इस पर ज़मीन पर लेटे नत्था सिंह ने अपनी टांगे दोहरी कर ली और करवट बदल कर एक पहलू हो गया, और उसने दोनों हाथ जांघों के बीच बांध लिए। नहीं जाना, कहीं नहीं जाऊंगा, यानी नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाना? जी जाना। अपने बच्चों की तरह सिर झिपट कहा। उसने जांघों के बीच अपने हाथों और ज़्यादा कसकर बांध लिए और घुटने जोड़ दिए। आसपास बैठे लोग हंसने लगे। बाबू को लगा जैसे यह सवाल उसके सामने बहुत बार दोहराया जा चुका है। अब वह एक तरह का खेल बन चुका है। क्यों नहीं, यानी इन सब की बातों की जो लिखा पढ़ी करने वाला बाबू है वह तंग आ गया था। जी जाना, उसने कहा और अपनी जांघें और ज़्यादा सिकोड़ ली और दाएं बाएं बच्चों की तरह सिर हिलाने लगा। पर क्यों नहीं जाना?
सो जा कोई वजह यानी क्यों नहीं जाना चाहते हो, क्या वजह हो सकती है? नत्थू सुनती करने ने वहाँ सुन्नत करते हैं यानी वहाँ सुन्नत करती है, और वहाँ खुद हंसने लगा और जांघें और ज़्यादा सिकुड़कर करवट बदल ली। तब सभी सरदार खिलखिलाकर हंस पड़े। बरामदे के पार आंगन में बरामदी के पार आंगन के एक और स्कूल के चपरासी का कमरा पड़ता था। रोज की तरह आज भी चपरासी का समधी अपनी ब्राह्मणी के साथ चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। पहले दिन इसे चपरासी अपने साथ लेकर उसके पास आया था। उसकी बेटी लापता हो गई थी, और वह उसकी ब्राह्मणी बहुत रोए थे, और उसका पता लगवाने का हाथ जोड़ जोड़ कर आग्रह कर रहे थे। उसने यह भी कहा था कि गांव के एक गाड़ीवान ने उसे घर में बैठा लिया है, पर उसके बाद वे उसके पास नहीं नहीं आए। आंकड़ा वाला बाबू चलता हुआ पंडित के पास पहुंचकर रुक गया। कल सुबह एक बस नूरपुर जाएगी, साथ में हथियाबंद पुलिस होंगी। बेटी का पता लगाने के लिए जाना हो तो कल सुबह चले जाना। साथ में सरकारी आदमी होगा। कौन? वो पंडित जी को कह रहा है, वो लिखने वाला। पंडित ने सिर उठाकर अपनी गंदली सी छोटी छोटी आंखों से बाबू की ओर देखा, फिर निराशा से सिर हिला दिया। अब नहीं मिलेगी जी। अब प्रकाशो कहाँ मिलेगी? यानी अब प्रकाशो यानी वो ब्राह्मणी जो लड़की थी, या पंडित जी की या ब्राह्मण की लड़की थी, उसका नाम क्या है? प्रकाशो है, याद रखिए। पर तुम तो कहते थे गांव के किसी आदमी ने उसे घर से बैठा लिया है। भगवान जाने जी क्या हुआ है उसके साथ। कल और लोग भी दूसरे गांवों में जाएंगे। पंडित जी क्या कहती है, यानी पंडित ताइन क्या कहती है? पंडित जी ने सिर उठाया, फिर जैसे शून्य में देखती हुई बोली, मैं क्या कहूँगी बाबूजी, कहाँ रहे सुखी है, क्या कहाँ रहे सुखी है। बाबू को इस उत्तर की आशा नहीं थी। उसने समझा शायद माँ बाप गांव में जाने से डर रहे हैं। तुम मुझे आता पता बता दो, मैं पुलिस वालों से कहकर दर्शाप करवा दूंगा। यानी वो लिखापटी वाला बाबू कह रहा है कि तुम बता दो मुझे, मैं पुलिस वाले से कह दूंगा। इस पर ब्राह्मणी बोल पड़ी, अब हमारे पास आकर क्या करेगी जी? बुरी वस्तु तो उसके मुंह में उन्होंने पहले से ही डाल दी होगी। यानी बुरी वस्तु यानी जो उनका खाना। इस पर पंडित बोला, हमसे अपनी जान नहीं संभली जाती बाबूजी। 2 पैसे जेब में नहीं है, उसे कहाँ खिलाएंगे, खुद क्या खाएगी? यानी वो कहती है कि पंडित जी कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, खुद का जीवन संभाल नहीं सकती, तो उसको कहाँ? तो आंकड़ों वाला बाबू अभी तक इस प्रकार के अनुभव से परिचित हो चुका था। थोड़ी देर तक वहाँ ठिठका खड़ा रहा, फिर आगे चल गया। प्रकाशों को सचमुच अल्लाह रखा ने घर पर बैठा रखा था। यानी प्रकाशों ने किसको घर में बैठा कर रखा था? तो अल्लाह बख्श ने रखा था, याद रखिए। घर पर बैठा लिया था। गांव में फिसाद होने पर माँ बेटी पहाड़ी की तलहटी पर लकड़ियाँ चुन रही थी। यानी गांव में जब फिसाद हुआ, दंगा हुआ, तब प्रकाशों और प्रकाशों की माँ जो है वह पहाड़ की चोटी पर लकड़ियाँ बीन रही थी, ढूंढ रही थी। अल्लाह रखा पहले से ही 2-3 आदमियों के साथ कहीं घात लगाए बैठा था। मौका देखकर वे भागती हुई आए और अल्लाह रखा रोती चिल्लाती प्रकाशों की उठाकर ले गया। पहली रात तो प्रकाशों अंधेरी कोठरी में पड़ी रही। यानी पहली रात प्रकाशों को कहाँ पर रखा? अंधेरी कोठरी में रखा। पर दूसरे दिन अल्लाह रखा ने उसके साथ निगाह किया। यानी अल्लाह रखा ने प्रकाशों के साथ निगाह किया, शादी की, और एक नया जोड़ा भी उसके लिए कहीं से ले आया। दो दिन तक प्रकाशो भूखी प्यासी पड़ी रोती रही और पतराई आंखों से उसके घर की दीवारों को देखती रही। पर तीसरे दिन उसने लस्सी का कटोरा पी लिया। यानी तीसरे दिन क्या पिया? पानी नहीं, लस्सी का कटोरा पी लिया, याद रखिए। और मुंह भी धोया था। उसे भूख भी लगी थी। उसके माँ बाप अभी भी सारा वक्त उसकी आंखों के सामने घूमते रहते थे। किसके? जो अल्लाह रखा के। लेकिन प्रकाशो जानती थी कि आल्हा रका ने मुकाबले में वे बहुत ही दुबले, बहुत ही दीनहीन लोग हैं। उनकी आंखें धीरे धीरे आल्हा रखा के घर में रखी चीज़ों पर जाने लगी थी। कोठरी के बाहर आंगन में घोड़ा बंधा था। यानी
किसके कोठरी के बाहर घोड़ा बंधा रखा था? तो अल्लाह रखा के याद रखिए। घोड़े की पीठ पर झुरझुरी उठती थी, लहरिया सी उठती थी। घर के बाहर पेड़ के नीचे अल्लाह रखा का टांगा खड़ा रखा था। प्रकाशों ने पहले भी कई बार उसे टांगे पर देखा था। वास्तव में अल्लाह रखा की नज़र प्रकाशों पर बहुत दिनों से थी, यानी बहुत दिनों से वह ये कर रहे थे और प्रकाशों को भी इसका भास मिलता रहता था। गांव में आते जाते, झरने पर पानी भरते, कपड़े धोते अल्लाह रखा आवाज़ें कसा करता था और छिप छिप कर अब छिप छिप लुक कर उस पर कंकड़ भी फेंका करता था। वह जानती थी वह जानती थी कि अल्लाह रखा कंकड़ फेंकता है। प्रकाशो अपने पिता की शिकायत नहीं करती, यानी प्रकाशो अपने पिता से शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वह जानती थी उसका बाप कुछ नहीं कर सकेगा। वह अल्लाह रखा से भी डरती थी और अपने बाप से भी, यानी प्रकाशो अल्लाह रखा से और अपने पिता से भी डरती थी। और फिर फिसादों में अल्लाह रखा छटपटाती रोती प्रकाशों को उठाकर अपने घर लाने में सफल हो गया था। और इस समय जब रिफिल दफ्तर में प्रकाशों की माँ रो रो कर उसे याद कर रही थी और उसे अपने पास लौटा जाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, उसी वक्त प्रकाशों अल्लाह रखा के डर से मारे क्या नया जोड़ा पहने अल्लाह रखा की कोठरी में खाट पर बैठी थी। और तभी अल्लाह रखा उसके सामने आकर बैठ गया था और रुमाल में बंधी पोटली उसके सामने खाट पर खोलकर कह रहा था। प्रकाशो सारा वक्त खाट के पायताने की ओर देखे जा रही थी। न कहो हाँ, उसने आंख उठाकर न तो अल्लाह रखा की ओर देखा और न रुमाल की ओर। खा मिठाइयाँ खा, यानी वो खाने के लिए क्या अल्लाह रखा प्रकाशों को खाने के लिए क्या लाया था? मिठाइयाँ ला रहा था। सूर्य निकम्मे बच्चियों खा मिठाइयाँ, लिया लिया या माँ तेरे वास्ते, सूअर की बच्ची खा, तेरे लिए मिठाइयाँ लाया हूँ। यानी वो कौन? अल्लाह रखा कह रहा है। आपकी बार प्रकाशों ने आंख उठाकर मिठाई की ओर देखा, अल्लाह रखा की ओर देखा। पाने की उसे अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। खा, अल्लाह रखा ने सहसा चिल्लाकर कहा, जिसने प्रकाशों सिर से पैर तक कांप उठी। मिठाई ये सूर्य नीचे दिए जहर नहीं है, यानी जहर नहीं है मिठाई ये खा। मिठाई ये सूअर की बच्ची जहर नहीं है, ये अल्लाह रखा कह रहा था। और अल्लाह रखा ने सफ़ेद बर्फी का टुकड़ा हाथ में उठाया और आगे बढ़कर बाएं हाथ से प्रकाशों के गाल पकड़कर भीगे, जिससे प्रकाशों का मुंह खुल गया और उसने बर्फी का टुकड़ा उसमें ठूस लिया, यानी मुंह में। प्रकाशों को अल्लाह रखा की जिस चिल्लाहट के पीछे आग्रह की भनक मिल गई थी, पर वह अभी भी डरी सहमी सी बैठी थी। मुसलमान के हाथ से वह मिठाई कैसे खा लेती? कौन? अल्लाह ये प्रकाशों कह रही है। हिंदू हलवाई की दुकान की है, सूर्य ने ये बत्ती ये खा, यानी सूअर की बच्ची ये हिंदू दुकान की मिठाई ये खा। धीरे धीरे डर की मारी प्रकाशों मिठाई का टुकड़ा मुंह में चबाने लगी थी। उसे चबाता देख अल्लाह रखा हंस पड़ा, बोला, जहर है, जहर की नहीं, जहर है कि मिठाई। प्रकाशों किसी किसी वक्त मिठाई चबाती रहती, किसी वक्त मुंह बंद कर लेती। खा, इस आला रका जोर से कहता और प्रकाशों जबड़ा फिर से चलने लगता। प्रकाशों के शरीर की ग्रंथि अल्लाह रका को बेचैन करने लगी थी। अपने हाथ से खा। आपकी बार अल्लाह रखा की आवाज़ धीमी पड़ गई। नहीं खाएगी तो मैं लिटा कर सारी मिठाई तेरे मुंह में ठूस दूंगा, यानी तू नहीं खाएगी तो मैं ज़बरदस्ती खिला दूंगा। प्रकाशों ने उसकी ओर देखा। अल्लाह रखा को उसने पहले भी कई बार देखा था, लेकिन इतने नज़दीक से कभी नहीं देखा था। उसकी पतली पतली काली मूछें उसे नजर आई। अल्लाह रखा ने आंखों से सुरमा डाल रखा था और उसने कपड़े भी उजले पहने रखे थे। बालों में तेल डाले हुआ था। प्रकाशों का डर कुछ कम हुआ, पर बाहर से वह पहले से ही तरह डरी थी, यानी बाहर से पहले से ही डरी हुई थी, सहमी बैठी रही। खाएगी या लिटा कर खिलाऊं? अल्लाह रखा ने कहा और उसका बायां हाथ फिर प्रकाशों की ठुट्टी और गाल को पकड़ने लगा था। धीरे धीरे प्रकाशों को लगा जैसे उसके शरीर में अल्लाह रखा का भय
छनने लगा है, छनता जा रहा है, छनता जा रहा है। बर्फी का टुकड़ा चबाते हुए उसने फिर एक बार अल्लाह रखा की ओर देखा। आपकी बार उसकी नज़र उसकी गर्दन में पड़े काले धागे पर पड़ी, जिसके साथ ताबीज बंधा था। गले पर का बटन खुला था। उसकी नज़र उसकी धारीदार कमीज पर भी पड़ी। अल्लाह रखा बड़ा साफ सुथरा बना बैठा था। अल्लाह रखा हाथ में बर्फी का एक और टुकड़ा उठाए हुआ था। इस वक्त इस इंतज़ार में कि अब प्रकाशो चबाना बंद करे और एक और टुकड़ा उसके मुंह में डाले। प्रकाशो की आंखें भी उसके हाथ पर लगी। सहसा प्रकाशो धीमी आवाज़ में बोली, तू खा। यानी प्रकाशो बोली कि तू खा। इस वाक्य का असर अल्लाह रखा पर जैसे बिजली का सा हुआ। बोली तो आखिर क्या नहीं खा। प्रकाशो ने सिर हिलाया। अल्लाह रखा को जैसा अल्लाह अल्लाह रखा को लगा जैसे क्षीण सी मुस्कान प्रकाशों के होठों पर दौड़ गई है। प्रकाशों ने आंखें उठाकर अल्लाह रखा की ओर देखा। तू खाएगी तो मैं खाऊंगा। यानी अल्लाह रखा कहता है कि तू यदि मिठाई खाएगी तो मैं भी खाऊंगा। प्रकाशों की आंखें क्षण भर के लिए अल्लाह रखा के चेहरे पर ठिठकी रही। फिर उसने धीरे से मिठाई का टुकड़ा उठाया। टुकड़े को हाथ में लेने पर भी वह उससे नहीं उठ नहीं रहा था। प्रकाशों का चेहरा पीला पड़ गया था और हाथ कांपने लगा था, मानो उसे सहसा बोध हुआ कि वह क्या कर रही है और उसने माँ बाप को पता चले तो वे क्या कहेंगे। पर उसी वक्त और उन्माद से भरी अल्लाह रखा की आंखों ने उसकी ओर देखा और प्रकाशों का हाथ अल्लाह रखा के मुंह तक जा पहुंचा। यानी वो अल्लाह रखा को मिठाई खिला रही है। दोनों एक दूसरे के साथ खुलने लगे थे। अल्लाह रखा ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। डरी सहमी रहते हुए भी प्रकाशो इस अनूठे अनुभव से भाग लेने लगी थी। उसे ग्रहण सी करने लगी थी। उसे लगता जैसे अतीत पीछे छूटता जा रहा है और वर्तमान बाहें फैलाए उसे आलिंगन में भरने के लिए अलबत्ता हो रहा है। स्थिति इतनी बदल गई थी उसके प्रसंग में प्रकाशों के माँ बाप असंगत होते जा रहे थे। देर तक एक दूसरे के साथ पड़े रहे। कौन? प्रकाशो और अल्लाह रखा। देर तक प्रकाशो चुप रही। फिर जब अल्लाह रखा की ओर उसकी पीठ थी और उसकी आंखें कोठरी की दीवार पर लगी थी तो वह धीरे धीरे से बोली, मैं पानी लेने जाती थी तो मुझे कंकड़ मारता था। यानी वह कह रही कि इतनी मुसीबत में समय में भी याद है इसको कि प्रकाशो कह रही कि मैं जब पानी लेने जाती थी तो मुझे कंकड़ मारता था। जवाब में अल्लाह रखा ने अपना हाथ उठाकर प्रकाशो की कमर पर रख दिया। कंकड़ मारता था क्योंकि तू मेरे साथ बोलती नहीं थी, इसीलिए कंकड़ मारता था। मैं क्यों बोलूँगी? यानी वो कहती है प्रकाशो कि मैं क्यों बोलूँ, आप बोलती है कि नहीं, यानी आप बोलती हो कि नहीं। प्रकाशो चुप रही। फिर धीरे से बोली, मेरी माँ कहाँ है? यानी वो धीरे से बोली कि मेरी माँ कहाँ है? मुझे क्या मालूम तेरी माँ कहाँ है? घर में नहीं है। यानी घर में नहीं है। प्रकाशो चुप रही। उसके दिल में हुक सी उठी और आँख भरने लगी। उसे विश्वास होने लगा था कि माँ बाप कहीं छूट गए हैं और जब कभी भी नहीं मिलेंगे। हमारी कोठरी को आग लगाई गई थी। यानी वो कह रही कि हमारी कोठरी को आग लगाई गई थी। नहीं लोग आग लगाने गए थे पर मैंने रोक लिया। यानी अल्लाह रखा कहता है कि लोग आग लगाने गए थे लेकिन मैंने रोक लिया उनको और मैंने उधर ताला लगा दिया था। यानी ताला लगा दिया है कहता है। प्रकाशों को उसकी उत्तर अच्छा लगा और उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर कमर पर रखे अल्लाह रखा के हाथ पर रख दिया और रिफिल ऑफिस में आंगन में घूमता हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपना विशिष्ट अनुभव लेकर आया था। रिफिल ऑफिस के आंगन में घूमता है। रिफिल ऑफिस के जो कैंप के ऑफिस में घूमता प्रत्येक व्यक्ति जो है वह अपना एक विशिष्ट अनुभव लेकर आया था, लेकिन उस अनुभव को जांचने परखने उसमें से निष्कर्ष निकालने की क्षमता किसी में नहीं थी। शून्य में ताकने सिर हिलाकर हर किसी की बात सुनते और रहने के अलावा किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। एक अफवाह उठती तो
आंगन में लोग उठ उठकर उसे सुनने के लिए जमा हो जाते। कोई नहीं जानता था कि उसे क्या करना है, किधर जाना है, आगे क्या होगा। उसकी उसकी धुंधली सी रूपरेखा भी किसी की आंखों के सामने नहीं लगती। जैसे कोई अनिवार्य घटना चक्र चल रहा है जिस पर किसी का कोई बल नहीं है, किसी के हाथ हाथ में निर्णय है, न संचालन की क्षमता। कठपुतलियों की तरह सभी घूमे रहे हैं। भूख भूख लगती तो उठकर इधर उधर से कुछ खा लेते, याद आती तो रो लेते, और कान लगाए सुबह से शाम तक लोगों की बातें सुनते रहते हैं। यहाँ से जो है 21वां भाग उपन्यास का प्रारंभ होता है। 21वां भाग हो सके तो आज हम यह उपन्यास समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। यानी 164 पेज है और 264 पेज है और 252 पेज पर आए हैं, तो लगभग आज हम समाप्त करेंगे, चाहे कितनी ही लंबी क्लास रिकॉर्ड क्यों ना हो। अमन कमेटी की मीटिंग के लिए लोग हॉल में इकट्ठे हो गए। यानी यहाँ पर 21 भाग में जो है अमन कमेटी की बात है। यहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए हैं। यही जगह चुनी गई थी जिस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कॉलेज न हिंदुओं का था न मुसलमानों का। यानी जो फिसाद के बाद, दंगे के बाद मीटिंग का स्थान कहाँ पर चुना गया था? कॉलेज पर चुना गया था। क्यों कॉलेज ही चुना था? क्योंकि कॉलेज जो था ना ही हिंदुस्तानी का था ना ही मुसलमानियों का था। कॉलेज सिर्फ इसका था, कॉलेज ईसाइयों का था। या प्रिंसिपल भी हिंदुस्तानी नहीं था। यानी कॉलेज जो था वह हिंदुस्तानी का नहीं था, मुसलमानों का नहीं था, लेकिन वह ईसाइयों का था। और वो प्रिंसिपल भी हिंदुस्तानी नहीं था, अमेरिकी पादरी था। यानी वह कॉलेज का प्रिंसिपल कौन था? तो अमेरिकी पादरी था। बड़ा मिलनसार, बड़ा अमन पसंद, यानी अमन यानी शांति पसंद। मीटिंग शुरू होने में अभी देर थी। शहर की सभी चिंदा चिंदा जमातों के लोग आने वाले थे। जो लोग पहुंच चुके थे या तो लंबे बरामदे में 2-3 की टोलियों में टहलते हुए बतिया रहे थे, या हल के अंदर पड़े विचार विमर्श कर रहे थे। ठिंगना ठेकेदार ठिंगना ठेकेदार नूर इलाही, यानी ठिंगना ठेकेदार का नाम क्या था? तो नूर इलाही से कह रहा था, अगर खरीदने का इरादा है तो यही वक्त है, बाद में कीमती बढ़ जाएगी। यानी कुछ खरीदना है तो यही वक्त है, बाद में कीमती बढ़ जाएगी। मुझसे पूछो शेख जी, मैं ठीक करता हूँ, अगर ख्याल हो तो बात करो। यानी कुछ खरीदने की बात कर रहे हैं। क्या मालूम अभी कीमतें क्या गिरे? शेख जी ने कयास लगाते हुए कहा, इससे ज़्यादा और क्या गिरेगी? इस इलाके में 1500 रुपये हाथा ज़मीन खुद बेच चुका है। यानी 1500 रुपये हाथ ये ज़मीन बेच चुका है। अब वही हाथा 700 में मिल रहा है। यानी 1500 में बेच चुका है, लेकिन अब जो है 700 में मिल रहा है। यानी जो व्यापारी है वह कभी भी व्यापार की सुस्ती है। फिर कोहनी पकड़कर और मुंह ऊंचा ले जाकर बोला, शेख जी, अमन अमन तमाम हो जाने पर कीमतें चढ़ेगी या कम होगी? यानी वो कहते कि जब अमन हो जाएगा, शांति हो जाएगी, तब जो ज़मीन की या अन्य माल की कीमत है वह बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। सोचूंगा। सोचिए सोचिए, पर सोचते ही नहीं रही है। पहले भी अपने अच्छे सौदे हाथ से गवाए। यानी पहले भी इससे अच्छे अच्छे सौदे जो है हाथ से जा चुके थे। शहर में फिसाद होने के बाद एक लहरी सी चल पड़ी थी। जिस इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत थी, वहाँ से हिंदू सिख निकलने लगे थे। यानी वो फिसाद दंगे के बाद जिस इलाके में ज़्यादा मुसलमान हैं, वहाँ से जो है हिंदू और सिख निकलने लगे थे, दूसरे इलाके में जाने लगे थे। इलाकों में हिंदू सिखों अक्सरियत थी, वहाँ से मुसलमान घर बार बेचकर निकल रहे थे। यानी जिस मोहल्ले में हिंदू मुसलमान लोग ज़्यादा है, वहाँ से हिंदू सिख लोग दूसरे मोहल्ले में निकल जा रहे थे, और जिस मोहल्ले में हिंदू लोग ज़्यादा है, वहाँ से मुसलमान लोग अपने मुसलमानी मोहल्ले में जा रहे थे। अपना अपना मन पक्का करे, मैं 150 और कम करवा दूँ। यानी और 150 कम करता है, यह सौदा अच्छा है, फिर नहीं नहीं मिलेगा।
आप यही चाहते हैं कि मुसलमानी इलाका हो और मकान पर लंबे सड़कें हो, यानी आप यही चाहते हो कि मुसलमानी इलाका हो और लंबे सड़कें हो मकान पर। अच्छी बात है, जल्दी खबर करूँगा। अगर शेख नूर इलाही 2 मिनट और वहाँ खड़ा रहता तो सौदा पक्का हो जाता। पर वह जैसे तैसे बाजू छुड़ाकर ठेकेदार मुशीराम, यानी ठेकेदार का नाम क्या है, मुशीराम के पंजे से निकल गया और म्यूनिसिपैलिटी कमेटी के कुछ सदस्यों की टोली में जा मिला। मुंशीराम खड़ा खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर धीरे धीरे सरकता हुआ बाबू पृथ्वी चंद के पास जा पहुंचा। आपके साथ वाला जुड़वा मकान बिका हुआ है, यानी आपके साथ वाला जो जुड़वा मकान है वह बिका हुआ है। वह मकान कहाँ कहाँ अ, कहाँ बच्चा दड़वा है? दड़वा है तो भी मैं कहूँगा ले लो। कोटियों के मोल बिक रहा है, यानी कौड़ियों के मोल बिक रहा है, क्योंकि उस समय में जो पाकिस्तान विभाजन हो रहा था, भारत पाकिस्तान विभाजन, उस समय में बड़ी बड़ी ज़मीन है, बड़े बड़े खेत है, बड़े बड़े मकान है, कुछ कौड़ियों के दाम मोल बेच रहे थे लोग। ये जो है यह हमने झूठा सच उपन्यास में भी देखा। अ, मिला लोगे तो मकान खूब खुशादा हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान बन गया तो छोड़ो बादशाह, यह सियासतदानों के चोचले है। बन भी गया तो भी क्या होगा, लोग तो यहीं पर रहेंगे, कहीं भागे तो नहीं जा रहे। मुंशीराम नहीं चाहता था कि आज का दिन किसी सौदे से खाली जाए, यानी मुंशीराम आज कोई ना कोई सौदा करना ही चाहता था। एक जगह पर इतने धन पैसे वाले लोग कहाँ एक साथ मिलते हैं। बाबू पृथ्वीचंद ने पेशी नगोई करते हुए कहा, अमन अमान हो गया तो अपना मोहल्ला छोड़कर कोई नहीं जाएगा, यानी यदि सब कुछ जो है दंगा फसाद शांत हुआ तो अपना मकान अपनी गली छोड़कर कोई नहीं जाएगा। क्या बातें करते हो बाबूजी, आप यह ख्याल ही दिमाग से निकाल दो। अब हिंदुओं के मोहल्ले में न तो कोई मुसलमान रहेगा और न मुसलमानों के मोहल्ले में कोई हिंदू। इसे पत्थर पर लकीर समझो, पाकिस्तान बने या न बने अब मोहल्ले अलग अलग होंगे, साफ बात है। यानी ये कौन कह रहा है? तो यह जो बात है यह पृथ्वी चंद कह रहा है कि आ, पाकिस्तान बने या न बने, लेकिन अब हिंदू के मोहल्ले में मुसलमान नहीं रहेगा और मुसलमान के मोहल्ले में अब हिंदू नहीं रहेगा। लाला लक्ष्मी नारायण दूर से आते दिखाई दिए तो शेख नूर इलाही ने चुटकी लिया और गया कबाड़ा। नज़दीक पहुँचे पर शेख नूर इलाही ने ऊंची आवाज़ में कहा, फिसाद करवा ही दम लिया तुमने कराड़ा। नूर इलाही ने ऊंची आवाज़ में कहा, फिसाद लक्ष्मी नारायण से कहा कि तुमने फिसाद करके ही दम लिया। आसपास खड़े लोग हंस दिए। शेख नूर इलाही और लाला लक्ष्मी नारायण के बीच बेतकल्लुफ़ी थी। दोनों शहर के मिशन स्कूल में एक साथ पढ़े थे, यानी कौन एक साथ पढ़े थे? लक्ष्मी नारायण और नूर इलाही कपड़े के व्यापार करते थे, यानी लक्ष्मी नारायण और जो इलाही है वह दोनों नूर इलाही कपड़ों के व्यापार करते थे। कराड़ का कोई भरोसा नहीं, क्यों कराड़ा? इतने में इन्हें इतने प्यार से मिलते देख देख एक और खड़ा सरदार मोहन सिंह अपनी ही साथी से बोला, हम सबको यही रहना है। जनून सिर पर चढ़ा जाएंगे, लेकिन सच बात तो यह है कि हम सबको यही रहना है। मामूली लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं। यूँ तो घर के बर्तन भी एक दूसरे से, यानी ये घर के बर्तन भी एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन हम उसको फेंक नहीं देते। उसी प्रकार वह कहता है मोहन सिंह, हमें भी एक साथ मिलकर रहना है। लक्ष्मी नारायण मुस्कुरा दिया। फिर शेख नूराइलाई अपने अपने मजाकिया अंदाज ने बोला, पहले तो मैंने कहा जलने दो कराड़ का माल, फिर मैं आया नहीं यार, आखिर तो दोस्त मैं रहा। एक मिनट रुकिए।
लक्ष्मी नारायण मुस्कुरा दिया। फिर शेख नूर इलाही अपने मजाकिया अंदाज से बोला, पहले तो मैंने कहा जलने दो कराड़ा माल, फिर दिल में आया नहीं यार, आखिर तो दोस्त है मेरा। आसपास खड़े लोगों को दोस्ती का यह मिलन भला लग रहा था। नूर इलाही कहे जा रहा था, पहले तो बेटे का मजदूर ही नहीं मिले, यानी पहले तो मजदूर ही नहीं मिले बेटे को। उस रात मजदूर कहाँ से मिलते। मैंने उससे कहा, जैसे भी हो गाटे उतार दो, नहीं तो लाला मुझे जीने नहीं देगा। कौन कपड़े की पकड़ लाया फिर पकड़ लाया फिर कहीं से दो मजदूर। इस पर दोनों हंस दिए। यह कैसी हंसी खेली है, अपनी जगह ठीक था। इतने साथ नज़र का लिहाज था, लेकिन बच्चे गहरे जबरदस्त नहीं थे। एक प्रकार की अनौपचारिकता थी तो बड़ी उम्र के स्वार्थी पुरुषों में आ जाती है। अंदर ही अंदर वह मनस्वी भी था, घृणा भी थी, पर दोनों व्यापारी थे, यानी लक्ष्मी नारायण और यह जो है नूर इलाही, दोनों व्यापारी थे, व्यवहार कुशल थे, अपने लिए एक दूसरे की ज़रूरत को समझते थे। खंबे के नीचे खड़ा हयात बख्श किसी शहर की खूबसूरती का वर्णन कर रहा था। ऐसा खूबसूरत शहर सरदार जी जैसे दुल्हन खड़ी हो, कह जा रहा था। शाम को जब रोशनी हो तो चारों तरफ जगमग समंदर का किनारा ऐसा ऐसा सज धज, आपको क्या बताऊं, जैसे दुल्हन खड़ी हो। साफ सुथरी सड़कें देखते आँख नहीं भरती। किस शहर की तारीफ हो रही है हयात बख्श, यानी हयात बख्श को पूछते हैं कि किस शहर की तारीफ हो रही है। रंगून वह बहुत बढ़िया शहर है, यानी हयात बख्श किस शहर की तारीफ कर रहा था, तो रंगून की तारीफ कर रहा था, याद रखिए। लाम के दिनों में मैं वहाँ गया था। वहाँ क्या क्या बताऊँ तुम्हें, आपस में मिलने वाले विभिन्न संप्रदायों के लोग जानबूझकर फिसादों की चर्चा नहीं कर रहे थे, वरना जलते गाँवों और जलती अनाज मंडी की पृष्ठभूमि में दुल्हन जैसी किसी सुंदर नगरी की चर्चा कोई क्यों करता। दूसरी ओर वही वृद्ध लाला पृथ्वीचंद अपनी मंडली ने अपनी तीखी पतली आवाज में कह रहा था। मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा, ओए बेवकूफ़ों, गली के मुंह पर लोहे का फाटक बना देने से क्या तुम बच जाओगे। ओए, कोई अक्ल की बात करो। बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकेगा तो अंदर का बाहर भी तो नहीं जा सकेगा, यानी गली के दरवाजे पर यदि आप फाटक लगाते हो लोहे का, तो बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता और अंदर का व्यक्ति बाहर भी नहीं जा सकता। गेड़ बनाकर तुम अपने आप को कैद कर लेंगे। एक और लाला श्यामलाल कांग्रेस कमेटी के सदस्य अकड़ा बाबू को धकेलते हुए एक और ले जा रहे थे। एक बात का ध्यान तुम्हें करना है बेटा, लाओ इधर बेंच पर बैठकर बात करते हैं। दोनों बैठ गए। लालाजी अपना मुंह आंकड़ा बाबू के कान के पास ले जाकर बोले, म्यूनिसिपल कमेटी के चुनाव के हमारे वार्ड में कांग्रेस की तरफ से कौन खड़ा हो रहा था, मुझे तो मालूम नहीं लालाजी। अभी तो सभी लोग रिलीफ के काम में लगे हैं। सभी लोग तो नहीं, खैर तुम रिलीफ के काम में ज़रूर लगे हो। फिर भी तुमने कुछ सुना होगा। मैंने तो कुछ नहीं सुना लालाजी, पर इन हालात में कमेटी के चुनाव होंगे भी या नहीं, मुझे शक है। दुनिया के काम बेटा कभी बंद हुए हैं। मैं कमिश्नर से मिल चुका हूँ। 2 महीने बाद चुनाव होंगे। नाम दाखिल करने की तारीख 15 जून रखी गई, यानी नाम दाखिल करने की चुनाव में नाम 15 जून तारीख रखी गई है, इसलिए अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है लालाजी। दुनिया में आंखें खोलकर चलते हैं बेटा, यानी लालाजी अपने बेटे को कहते कि दुनिया में आंखें खोलकर चलते हैं बेटा। अब हम लोग तो ज़्यादा वक्त बैठे नहीं रहेंगे। तुम नौजवानों को ही दुनिया के काम संभालने हैं। फिर आंकड़ा बाबू के कान के पास मुंह ले जाकर बोले, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, यानी कौन, आंकड़ा बाबू
ये लक्ष्मी नारायण के थे। बाबू ने लाला जी के चेहरे की ओर देखा। मैंने सुना कांग्रेस मंगल सेन को टिकट दे रही है, यानी कांग्रेस किसको टिकट देने वाली है? मंगल सेन को। और लक्ष्मी नारायण कह रहा है कि मैं लड़ूंगा। पर लाला जी, आपको कांग्रेस टिकट की ज़रूरत ही क्या है, यानी ज़रूरत क्या है? पर सवाल पूछते ही आंकड़ा बाबू बाबू स्थिति को समझ गया। यदि कोई हिंदू अब चुनाव के लिए खड़ा होगा तो उसे कांग्रेस के समर्थन की ज़रूरत होगी। यानी अभी जो है कोई हिंदू खड़ा होगा चुनाव में तो उसको कांग्रेस के सपोर्ट की ज़रूरत, समर्थन की ज़रूरत होगी। और अगर कोई मुसलमान खड़ा होगा तो उसे मुस्लिम लीग के समर्थन होगा। लोगों के मन में यह बात बैठ गई थी कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है, यानी लोगों के मन में अच्छी तरह से बात बैठ गई थी, कांग्रेस जो है हिंदुओं की संस्था है। लाला श्यामलाल का संबंध कांग्रेस से इतना ही था कि वह ऐसा कपड़ा पहनते थे जो दूर से खादी नजर आता था। कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देगी तो बदनाम करेगी, यानी बदनाम होगी। यानी कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देगा तो वो कांग्रेस बदनाम होगी। फिर बाबू के कान के पास मुंह लाकर बोला, जुए के अड्डे चलाता है, 2 अड्डे हैं, उसके पुलिस वालों के साथ मिलकर अड्डे चलाता है। आप शहर में गांधी जी आए, नेहरू जी आए और उसके आगे पीछे नाचता फिरे तो इससे वह कांग्रेस ही चाहता है। खादी वह नहीं पहनता, यानी खादी नहीं पहनता, लेकिन खादी के जैसे वह कपड़े पहनता है। आंकड़ा बाबू बीच में बोल उठा, अब पहनने लगा है, पिछले 2 साल से पहले कहाँ पहनता था? इसके घर में कौन खादी पहनता है? यानी पिछले 2 साल से जो है वह पृथ्वी चंद जो है खादी पहनता था। बापू को सह विष्णु श्रोता पाकर लाला जी बोले जा रहे थे, बियर पीता है। अगर एतबार न हो तो कंपनी की बाग के क्लब में जाकर देख लो। इसका बाप भी ऐबी था, यह भी ऐबी है। फिर लाला श्यामलाल ने नाक चढ़ाकर कहा, उसे उसे भगंदर हो गया था, भगंदर से मरा था, यह भी भगंदर से ही मरेगा। कौन? श्यामलाल ने नाक चढ़ाकर कहा। किसको? ये पृथ्वी चंद को। आंकड़ा बाबू नहीं नहीं जानता था कि भगंदर क्या क्या बला होती है। पर वह हैरान था कि लालाजी मंगल सेन पर क्यों इतना गुस्सा निकाल रहे थे। मैं इसके पोल खोलने लगूँ तो एक दिन में नंगा हो जाए, पर मैं कहता हूँ नहीं भाई, सभा सोसाइटी में सभी को जीना है, वह जाने और उसका काम पर मकर और झूठ के साथ लोगों को धोखा दे रहे। पर लाला जी मंगल सेन जिला कमेटी का सदस्य है, जबकि आप कांग्रेस चवन्नी मेंबर भी नहीं है, आपको टिकट कैसे मिल सकता है? टिकट मांगता ही कौन है? यानी वो कहता है कि टिकट मांगता ही कौन है? मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि इस वार्ड की सीट के लिए कांग्रेस किसी को भी टिकट दे जाती है, तौर पर कोई भी खड़ा हो जाए। उधर लाला लक्ष्मी नारायण हयात बख्श से किसी दवाई के बारे में पूछताछ कर रहा था। हयात बख्श को बहुत सी जड़ी बूटियों का आदि का नाम मालूम था, यानी किसको जड़ी बूटियों का नाम पता था? तो हयात बख्श को पता था, याद रखिए। पत्र के लिए वही ये खुद दवाई तैयार करता था, यानी पत्र के लिए, यानी जो आजकल जो किडनी स्टोन होता है उसकी दवाई कौन तैयार करता था? तो हयात बख्श तैयार करता था, याद रखिए। मुफ्त बांटता था, केवल नुस्खा नहीं बताता था, क्योंकि इससे दवाई की तासीर जाती रहती है। यानी केवल नाम नहीं बताता था, नुस्खा नहीं बताता था, लेकिन सभी को मुफ्त में पथरी की दवाई देता था, किडनी स्टोन की दवाई देता था, याद रखिए। रणवीर को भागते समय चोट आ गई थी, यानी रणवीर को भागते समय चोट आ गई थी। नाली में पैर पड़ जाने से उसे बुरी तरह मोच आ गई थी और घुटने भी छिल गए थे। हयात बख्श सिर हिला हिला कर सुनाता रहा, फिर बोला, न तेल की मालिश नहीं, नहीं उसकी तासीर ठंडी होती है। मेरे पास एक तेल है, अशरफ सालोर से लाया है। यानी कहाँ से तेल लाया थे? अशरफ सालोर से, लाहौर से लाया हुआ एक तेल है, और उससे नसें ढीली पड़ेगी, जल्दी आराम पड़ेगा, यकीन बात है, मैं भेज दूंगा। फिर आवाज़ धीमी करके बोला, कैसे मोच आ गई बेटे को? फिर आवाज़ को और भी धीमी करके बोला,
मैंने सुना है, यानी मेरी आवाज़ धीमी हो रही। वो कहती है कि मैंने सुना है कि दल बदल में भी हिस्सा लेता है। मेरी मानो उसे कुछ दिन के लिए कहीं बाहर भेज दो, यहाँ पकड़ धकड़ का डर है। लाला लक्ष्मी नारायण के कान पड़े हो गए, पर उन्होंने घबराहट जाहिर नहीं होने दी। 15 साल का तो लड़का है, वह क्या हिस्सा लेगा। पर उन्हें मन ही मन तस्वीर पसंद आई। रणवीर को कुछ दिन के लिए बाहर भेज देना यही ठीक होगा। कॉलेज दो चप कॉलेज के दो चपरासी गेट के पास बेंच पर बैठे बैठे बतिया रहे थे, यानी कॉलेज के वो दो चपरासी थे और बेंच पर बैठकर बातें कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, हम जाहिल लोग लड़ते हैं। यानी एक चपरासी दूसरे चपरासी से कहता है कि हम जाहिल लोग लड़ते हैं, समझदार खानदानी लोग नहीं लड़ते। यानी यह दो चपरासी कौन है, तो दो चपरासी एक आम जनता के हैं। और वो एक चपरासी दूसरे चपरासी से कहता है कि हम जाहिल लोग ही लड़ते हैं, खानदानी लोग तो नहीं लड़ते। यहाँ सभी आए हैं, हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी, मगर कैसे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। सियासी लोगों में लगभग सभी पहुंच चुके थे। शायद बख्शी जी का इंतज़ार था। सभी स्थानीय लीडरों को देवदत्त घर घर जाकर इकट्ठा कर लाया था। यानी सभी स्थानीय लीडरों को कौन इकट्ठा करने का काम कर रहा है, तो देवदत्त कर रहा है, याद रखिए। यह भी मीटिंग में पहुंच चुका था और इस बात को देखकर मन ही मन प्रसन्न था कि लोग और कांग्रेस के हरनुमाइयों को एक जगह इकट्ठा करने में वह फिर कामयाब हो गए थे। यानी कांग्रेस के लोगों को भी और कांग्रेस के बाहर से थे उनको भी। उनकी व्यावहारिक सूझ इस बात से जाहिर होती थी कि मीटिंग शुरू होते ही उसने जलसे की सदारत करने के लिए उसी कॉलेज प्रिंसिपल लुकस साहब, यानी कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम क्या था, तो लुकस नाम था, याद रखिए। नाम तजवीज़ कर दिया। लुकस अमेरिकी थे, उम्र उम्र रसीदा थे, शहर के लड़कों को 3 पीढ़ियों को पढ़ा चुके थे। यानी कितनी पीढ़ी से, 3 पीढ़ियों से पढ़ा चुके थे। अंग्रेज अंग्रेज नहीं थे, न ही हिंदू था, मुसलमान थे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वह सरदार की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। सभी लोग बरामदों में वगैरह से आकर हॉल में बैठने लगे थे। तभी तभी मुस्लिम लीग के नौजवान कारकुन और एक कांग्रेसी के बीच बहस होने लगी। लीगी उछल कर खड़ा हो गया। लेके रहेंगे पाकिस्तान, यानी लीगी कहता है कि लेके रहेंगे पाकिस्तान। बख्शी जी, यह फरेब आप छोड़ दे। एक बार मान जाए कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, इसके बाद मैं इन्हें गले लगा लूँगा। कांग्रेस मुसलमानों की नुमाइशनिंदगी नहीं कर सकती। फिसादों से पहले भी यह वाक्य बार बार सुनने को मिलता था। एक बीच कहीं से नारा उठा, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसी वक्त 10 आवाज़ें जगह से उठी, खामोश खामोश। लूकस साहब ने कहा, यानी लूकस साहब ने कहा, मैं सोचता हूँ इस वक्त हम सब मिलकर जैसे भी हो शहर की फिज़ा को बेहतर बनाए। यहाँ शहर के सभी बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, उसकी आवाज़ का बड़ा असर होगा। मेरा विचार है कि एक अमन कमेटी बनाई जाए और यह अमन कमेटी हर मोहल्ले में, हर गली में अमन का प्रचार करे। कौन कह रहा है, ये लूकस, यानी कॉलेज का प्रिंसिपल कह रहा है। इसमें सभी की सियासी ज़मानतें, नुमाइशनिंदें शामिल हो। इस काम के लिए मैं समझता हूँ कि अगर एक बस का इंतज़ाम हो सके जिस पर लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन लगा दिए जाएंगे और कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य सियासी ज़मानतों के नुमाइशनिंदे बैठकर जगह जगह बस में से अमन की अपील करे, तो इसका बड़ा असर होगा। तालियों की गड़गड़ाहट से इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया। सहसा एक साहब उठे और खड़े हुए। शाहनवाज, बस का इंतज़ाम मैं करूँगा। तालियों की फिर गड़गड़ाहट हुई। दत्त ने सामने आकर कहा, हमें इत्तला मिली है कि बस इंतज़ाम कर सरकार की तरफ से किया जाए। तालियों की फिर से गड़गड़ाहट हुई और शाहनवाज अभी खड़ा था। पेट्रोल का सारा खर्च मैं दूंगा, यानी शाहनवाज कहता है कि पेट्रोल का जो भी खर्च है वह मैं दूंगा। आफरीन आफरीन, वाह वाह। इस पर एक सज्जन ने उठकर कहा, साहिबान, प्रोग्राम तय करने से पहले क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम बाकायदा अमन कमेटी कायम कर ले, उसके ओहदा चुन ले और बाज़ाब्ता और तय कर ले, यानी जो भी उद्देश्य वह तैयार कर ले।
यहाँ भी चुनाव का मामला उठ खड़ा हुआ था। इस पर फौरन ही देवदत्त ने आगे बढ़कर कहा, मैं तजवीज़ करता हूँ कि इस अमन कमेटी के तीन तीन वाइस प्रेसिडेंट डेंट मुख्तखीब किए जाएंगे। मैं जनाब हयात बख्श। और ठहरिए ठहरिए, पहले इस बात का फैसला कर लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट 3 हो या कम या ज़्यादा। मेरी तजवीज़ है कि वाइस प्रेसिडेंट 5 होने चाहिए। जितने ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट होंगे उतनी ही अमन कमेटी ज़्यादा नुमाइशनिंदा जमात बनेगी। इस पर एक सरदार जी बोले, मैं दरख्वास्त करूंगा कि वाइस प्रेसिडेंट आप 3 ही रहे, एक हिंदू, एक मुसलमान भाई, एक सिख। यानी वो एक सरदार जी कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वह 3 रहे, एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख। कार्यकारिणी को आप बेशक बड़ा कर ले और उसमें सभी को खुलकर नुमाइश निंदगी दे। यानी वो सिख कहता है कि उसमें प्रेसिडेंट जो है वह 3 रहने चाहिए, एक हिंदू, एक मुसलमान भाई और एक सिख रहना चाहिए, और कार्यकारिणी के जो सदस्य है वह आप कितने भी रख सकते हैं। यह हिंदू मुसलमान का सवाल न लाइए, यह अमन कमेटी है। देवदत्त फिर आगे बढ़ाया, मैं दरख्वास्त करूंगा कि सभी सियासी पार्टियों के रुकन इस कमेटी में शामिल हो। मेरी तजवीज़ है कि जनाब हयात बख्श साहब मुस्लिम लीग की तरफ से, बख्शी जी कांग्रेस की तरफ से और भाई जोत सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट चुनिए। यानी जोत सिंह जो है वह गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से है और बख्शी जी यह कांग्रेस कमेटी की तरफ से है और हयात बख्श जो है वह मुस्लिम लीग की तरफ से। एक सज्जन उठ खड़े हुए, अगर सियासी पार्टियों के नुमाइंदे चुनना है तो तीनों पार्टियों के प्रबंध चुने जाए, उसके नाम न गिनाए जाए। लाला लाला लक्ष्मीनारायण उठकर बोले, मुझे यह देखकर अजहद रंज हो रहा है कि आपने 3 सियासी पार्टियों के नाम तो गिनाए लेकिन हिंदू सभा को बिल्कुल भूल गए। क्या क्या वह सियासी पार्टी नहीं है हिंदू सभा? नहीं, वह सियासी पार्टी नहीं है। अगर वह सियासी पार्टी नहीं तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी सियासी पार्टी नहीं है। 5-7 व्यक्ति एक साथ उठ खड़े हुए, यह सिख कौम की तौहीन है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही सिखों की नुमाइशनिंदगी करेगी। यानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वह सिखों की नुमाइशनिंदगी करेगी, याद रखिए। देवदत्त लपक कर फिर सामने आ गया, साहिबान इस तरह हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। फिकर कावा बा अनासर के खिलाफ हमें लड़ना है। यह ज़रूरी नहीं कि किसको नुमाइशनिंदगी मिले, ज़रूरी यह है कि अमन कमेटी सभी फ़कीरों की एक मुश्तरका जमात बने, ताकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर सबसे अमन की अपील कर सके। इसी बात को बेहतर नज़र रखते हुए मैं तजवीज़ करता हूँ कि अमन हयात बख्शी जी और ज्ञानी जोत सिंह को अमन कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाए। मंजूर है, ठीक है, चलो आगे। एक आवाज़ आई। इस पर किसी ने ताली बजाई और तभी बहुत से लोग तालियां बजाई और प्रस्ताव का विरोध करने वाले को बोलने का मौका नहीं मिला। तजवीज़ मुत्तफिका राय से पास कर दी गई। इस पर मास्टर रामदास ने उठकर कहा, जनरल सेक्रेटरी के लिए मैं कामरेड देवदत्त का नाम तजवीज़ करता हूँ, यानी घोषित करता हूँ। तो वह किसने कहा? तो मास्टर रामदास ने कहा कि जनरल सेक्रेटरी के रूप में मैं देवदत्त का नाम आगे बढ़ाता हूँ। एक तो यह अनथक मेहनत कर सकते हैं, यानी अनथक यानी बिना थके। इन्हीं की कोशिशों से हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगले कुछ दिन नाजुक होंगे। अमन कमेटी को बड़ी होशियारी और मेहनत से काम करना होगा। इस काम के लिए कामरेड देवदत्त बड़े मौजू आदमी हैं। क्या शहर में सब नौजवान मर गए हैं? मनोहर लाल था आज भी एक और दीवार के साथ छाती पर बाजू बांधे पीछे खड़ा था। मैं पूछता हूँ, क्या सरकार के दुमछल्ले कौम के गद्दार कम्युनिस्ट ही इस काम के लिए यहाँ गए हैं? और सब नौजवान मर गए, यानी देवदत्त के अलावा भी नौजवान थे,
वह चुनाव ढोंगे, मैं इस मीटिंग से वॉकआउट करता हूँ यानी जाता हूँ। और वह मुड़कर हॉल के बाहर जाने लगे। ठहरो यार, ठहरो यार मनोहर लाल, कोई काम होने होने दिया करो। मनोहर लाल अभी भी बिगड़ा हुआ था। छोड़ो यार, हमने बहुत देखे हैं। मनोहर लाल सीधा मुंह पर कहता है, वह सगे बाप से नहीं डरता। पर कांग्रेस के कुछ एक नौजवान सदस्यों से उसे रोक लिया। एक आदमी उसे कमर पर उठाकर मीटिंग में लौटा लाया। सभी सरकार के पिट्टे इकट्ठे हुए हैं। मैं इन सबको जानता हूँ। खामोश खामोश, मैं कॉमरेड देवदत्त के नाम की तायीद करता हूँ। मैं तायीद मजीद करता हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट काम फिर खुश असम्बली से चलने लगा था। लेकिन कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव के समय समय सभी तरह के नाम तजवीज़ किए जाने लगे। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण मरियादास शाहनवाज, यानी वह कार्यकारिणी के सदस्यों में कौन थे? लक्ष्मी नारायण, मरियादास और शाहनवाज। तभी बहुत से मुसलमान सदस्यों एक साथ उठ खड़े हुए और दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। आगे आगे मौला बख्श चल रहा था। इस कमेटी में हिंदुओं की अक्सरियत है, यानी सब कुछ हिंदू है। हम इस कमेटी में शामिल नहीं हो सकते। हमें पहले ही मालूम था यह हिंदुओं का हथकंडा है। 10 आदमी देवदत्त समेत उन्हें रोकने के लिए गए। 10 आदमी देवदत्त समेत उन मुसलमानियों को रोकने के लिए गए। दरवाजे पर देर तक हंगामा होता रहा। आखिर एक फार्मूले के आधार पर कार्यकारिणी चुनने का फैसला हुआ, जिसमें कुल 15 सदस्य, यानी कार्यकारिणी में कुल कितने सदस्य? तो 15 सदस्य होंगे। 7 मुसलमान, यानी 15 सदस्यों में 7 जो है मुसलमान होंगे, 5 हिंदू और 3 सिख होंगे। ऐसे मिलके 15 सदस्य, 7 और 5 12, 12 और 3 15 हो जाएंगे। तो 7 मुसलमान, 5 हिंदू और 3 सिख। देर तक बहस हुई। बहस के दौरान लोग थकने लगे थे, पर आखिरी यह फार्मूला मंजूर हो गया और इसमें लाला लक्ष्मी नारायण भी शामिल हो गए। और लाला मंगल सन भी, शाहनवाज भी और कितनी ही और लोग। बेचारे श्यामलाल का नाम किसी ने नहीं लिया। वह देर तक आंकड़ों वाले बाबू का कोटी खींचता रहा, लेकिन आंकड़ों वाला बाबू झिझकता रहा। आखिर श्यामलाल खुद उठ खड़े हुए। मैं दरख्वास्त करूंगा कि मुझे भी इस कमेटी में खिदमत करने का मौका दिया जाए। कौन? वो आंकड़ा वाला बाबू कह रहा है। सीटें पूरी की जा चुकी है, बैठ जाइए, मंगल सेन ने कहा। फिर एक और साहब उठे। मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है। एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख कमेटी में बढ़ा दिया जाए, यानी एक हिंदू, एक मुसलमान, यानी एक और बढ़ा दिया जाए, यानी 15 थे 18 हो जाएंगे। यही नहीं हो सकता। इस तरह आप कितने लोगों को शामिल करते जाएंगे? मंगल सेन बोला, फिर बोला। मामला अभी तय नहीं हुआ था, जबकि भोपू बजने की आवाज़ आई। देवदत्त प्रधान की कुर्सी के पास जाकर बोला, साहिबान, अमन की बस आ गई है। हम अपने पहले दौरे पर यहीं से रवाना होंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट साहिबान और उसके अलावा कितने साथी और चल सकते हैं, सभी चले। बस में लाउड स्पीकर लगा दिया गया। बस जगह जगह रुकती जाएगी और बारी बारी से हमारे मोहतरम बुजुर्ग लोगों को शहर में अमन कायम रखने की ताकीद करते जाएंगे। लोग उठ खड़े हुए और उठ कर बाहर जाने लगे। गुलामगिरी सफ़ेद गाड़ियों वाली बस थी, अमन की बस। आगे छत पर दोनों कोनों पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडे लगे थे। लाउड स्पीकर का एक भोपू आगे और एक पीछे लगा था। उस पर यूनियन जैक का भी झंडा लगा दिया जाए। मनोहर लाल ने व्यंग्य से कहा। लोगों के बाहर आने पर बस में से नारे गूंजने लगे, हिंदू मुस्लिम एक हो। यानी वह व्यंग्य से कहा कि बस के पास लोग आएंगे तो कहना कि हिंदू मुस्लिम एक हो।
हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद, अमन कमेटी जिंदाबाद। लोगों ने झांक झांक कर बस के अंदर देखा, कौन आदमी था जो पहले से बस में बैठकर आया था, यानी पहले से बस में बैठकर आया था, कौन था। लाउड स्पीकर पर नारे नारे लगा रहा था। ड्राइवर की सीट के साथ वाली सीट पर एक आदमी आदमी में माइक्रोफोन पकड़े था, यानी ड्राइवर के पास वाली सीट पर माइक्रोफोन बैठा था। बहुत लोगों ने उसे नहीं पहचाना, कुछ एक ने पहचाना भी लिया। नत्थू मर चुका था, वरना नत्थू कहाँ मौजूद होता तो उसे पहचानने में देर नहीं लगती, यानी नत्थू जो है वह मर चुका था, वरना नत्थू यहाँ मौजूद होता तो उसे पहचानने में देर नहीं लगती। मुराद अली था, यानी वह मुराद अली था। काले चेहरे और कटीली मूंछों वाला मुराद अली, उसकी पतली सी छड़ी उसकी टांगों के बीच पड़ी थी। छोटी छोटी आंखें दाएं बाएं देखे जा रही थी और लाउड स्पीकर से नारे गूंज रहे थे। शांति अभियान पर निकलने से पहले छोटी सी बहस हुई, कौन किस सीट पर बैठेगा, आगे कौन पीछे कौन, और पहले कौन बोले और कौन कौन नारे लगाएगा। यह सब कुछ इस पे बहस हुई। शायद आखिरी 2 पन्ने बचे हैं। बड़ा ये हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आज समाप्त करेंगे, चाहे 2 ढाई घंटे का लेक्चर क्यों ना हो, लेकिन 2 ही पन्ने बचे हैं तो हम इसको पूरा करेंगे ही। आगे पीछे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के प्रधान साथ साथ ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर, यानी आगे जो है वो मुस्लिम लीग बैठेंगे, ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर कांग्रेस और अन्य लोग बैठेंगे। कुछ देर तक गड़बड़ी रही। बस खचाखच भर गई, क्योंकि कुछ लोग रास्ते में अपने अपने घर के सामने उतर जाना चाहते थे। मनोहरलाल अंत तक बिगड़ता रहा। इस बस में या मैं बैठूंगा या कम्युनिस्ट बैठेगा, यानी ये भारतीयों की ये पुरानी ही आदत है कि अनबन करना। तो वो कहता है कि पहले कम्युनिस्ट बैठेंगे या मैं बैठूंगा। मैं मुल्क के गद्दार के साथ हरगिज नहीं बैठ सकता। बस के पायदान पर खड़ा देवदत्त बोला, यानी देवदत्त कहाँ पर खड़ा था बस में, तो पायदान पर, यानी सीढ़ियों पर खड़ा था, याद रखिए। बोला, मनोहर साहब, पर्दे के पीछे हम कोई बात नहीं करते, हम कांग्रेस की दुम नहीं है, हम पेशेवर क्रांतिकारी है। शहर में अमन कायम करना ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि सभी पार्टियों के लीडरों को इकट्ठा किया जाए। आपकी पार्टी के भी जिसके लीडर भी आप ही है और जनता भी आप ही है। हम भी जानती है रजअत पसंद है, मगर इस वक्त शहर में अमन के लिए इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाना ज़रूरी है, यह देवदत्त कहता है। अमन आप क्या कराओगे? मनोहर लाल चिढ़कर कहा, अमन तो तुम्हारे साहब ने करवा दिया। फिसाद करवाने के बाद अब अमन करवा रहे हैं, यानी फिसाद करने के बाद अमन आप करवा रहे हैं। श्यामलाल बरामदे में खड़े म्यूनिसिपल चुनावों में अपनी जिम्मेदारी का जिक्र एक एक करके करते रहे। इस बीच मंगलसेन बस में कूदकर बैठ ही नहीं गया, काफ़ी आगे की सीट पर जा बैठा और अचानक उस पर नज़र पड़ने पर श्यामलाल आग बबूला हो गया और भागता हुआ आगे वहाँ बढ़ गया। मुझे कोई नहीं बताता और लोगों को धकेलता हाँफता हुआ बस के अंदर चढ़ गया। मुस्लिम लीग के प्रधान के साथ बैठे हुए बख्शी जी सामने की ओर देखे जा रहे थे, पर गहरी उदासी में डूबे हुए थे। चीलें उड़ेगी, अभी और उड़ेगी, उन्होंने मन ही मन कहा। तभी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे मुराद अली ने फिर नारे लगाना शुरू कर दिया और गूंजते नारों के बीच अमन की बस अपने शांति अभियान पर निकल पड़ी। बंगले में भोजन कक्ष की स्निग्ध रोशनी में मेज के आर पार बैठी रिचर्ड और लीजा अपने भावी कार्यक्रम पर विचार कर रहे थे। अभी ये रिचर्ड के बंगले का वर्णन यहाँ पर है। वहाँ पर भोजन कक्ष में, यानी खाने वाले कमरे में जो है, लीजा और रिचर्ड बैठकर अपने भविष्य के बारे में विचार कर रहे थे। लीजा फिर से संभल गई थी और रिचर्ड को भी आज ज़्यादा काम नहीं था। नगर का जीवन पटरी पर
आ रहा था। छोटे अफसरों ने काम संभाल लिया था। अब मैं चाहता तो था कि यहाँ कुछ देर के लिए रहता और टेक्सिला के म्यूजियम में थोड़ा काम करता, यहाँ के लोगों का अध्ययन करता, लेकिन लगता है यहाँ ज़्यादा देर रहना न हो सकेगा। लीजा को यह सूचना पाकर मन ही मन खुशी हुई। तो तुम्हारा तबादला होगा, तुम्हारी तरक्की होगी। रिचर्ड मुस्कुरा दिया, मुंह से नहीं बोला। तुम बताते क्यों नहीं हो? क्या सचमुच तुम्हारी तरक्की होने जा रही है, यानी तुम्हारा तबादला हो जा रहा है रिचर्ड का? तरक्की की बात नहीं है लीजा, तरक्की की बात नहीं है लीजा। जिस जगह दंगा फिसाद हो जाए वहाँ से सरकार आमतौर पर अफसरों को तब्दील कर देती है, नए अफसर आ जाते हैं। यानी जिस जगह जो है वह दंगा फसाद हो वहाँ के अफसर निकाल दिए जाते हैं। क्या जल्दी ही चले जाना होगा? यानी वो लीजा कहती है रिचर्ड से, क्या जल्दी ही जाना होगा? शायद मैं ठीक तरह से नहीं जानता, मगर तुम तो यहाँ रहना चाहते थे ना? टेक्सिला म्यूजियम में काम करना चाहते थे, अपनी किताब लिखना चाहते थे। रिचर्ड ने कंधे कंधे बिचका दिए दिए फिर उसने पाइप सुलगाया और मेज के नीचे टांगे पसार कर तफरीन के मूड में मुस्कुराकर बोला, कहाँ से शुरू करूँ? क्या क्या कहाँ से शुरू करूँ रिचर्ड? लीजा ने कहा, यानी कहाँ से शुरू करूँ? तुम यही जानना चाहती थी कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है? आपकी बार लीजा ने कंधे बिछा दिए, मानो मानो कह रही हो, सुनाओ या न सुनाओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यानी सुनाना है तो सुनाओ या मत सुनाओ। तो इस प्रकार से जो है हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पूरा तमस उपन्यास देखा है। लगभग आज 8 नहीं 9 भागों में यह पूरा उपन्यास हमने देखा है और लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाया गया है। इसमें कोई ये नहीं कसर नहीं की है, मैंने काट-छाँट नहीं किया है। तो आपका काम बनता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। कल फिर दूसरे उपन्यास के साथ मिलेंगे।